बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक बहुत ही खूबसूरत रमज़ान की शाम हमारे साथ गुजारने के लिए तैयार हैं। ये रमज़ान और हम हैं और मैं हूँ इमरान। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। 16वां रोज़ा है आज और अल्हम्दुलिल्लाह ये 16वां रोज़ा जो है वो भी पूरी अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी सारी है, तकमील की जानिब गामज़न है। और ये सफ़र जो है हमारा चलता रहेगा इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान। और उसके बाद आपको पता है फिर मॉर्निंग शो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन इमरान, ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है ना? जी, ज़िंदगी सफ़र है। ज़िंदगी मैं सुहाना सफ़र मेरे वाले में सुहाना भी हो सकता है। मेरे में SUFFER वाला है, आपका सीन फेर वाला होगा। इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क है भाई, हम पाकिस्तानियों के लिए तो इंग्लिश वाला सफ़र है, लेकिन दूसरा सफ़र जर्नी भी जिसमें मुश्किलात आती रहती हैं, आजमाइशें आती रहती हैं, चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। और कुछ लोग जो है ना, हम हर रोज़ बात करते हैं कि घबरा जाते हैं, रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। रोज़ ये तलकीन करते हैं, आपको खुद को भी करते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो मालूम है, लेकिन हम बस तजदीद के लिए आते हैं और बार बार इसका जिक्र करते रहते हैं। हर बड़ी से बड़ी मंजिल का जो आगाज़ है वो एक कदम से होता है और वो कदम उठेगा तो फिर मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि आपका अपना जो सफ़र है ना, उसको किसी के साथ कंपेयर मत करें। कंपैरिजन जो है ना, वो आपको डिसअपॉइंट करेगा, मायूसी की तरफ लेकर जाएगा। आप कोशिश करें कि सिर्फ अपने सफ़र पे तवज्जो रखें और अपने साथ ही मुकाबला करें। बी अ बेटर ह्यूमन एवरी सिंगल डे, जो दिन गुजरता है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, हमें भी बहुत हेल्प करेगा। हम खुद को भी कह रहे हैं, सिर्फ आपको नसीहतें नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, अगर इस सफ़र जो कि ज़िंदगी का हम सब का है, इस वक्त अगर किसी कौम के लिए बहुत मुश्किल है वो सफ़र, तो वो गज़ा के रहने वाले हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, जिनको इसराइल ने इतनी उनके ऊपर बॉम्बिंग की, इतना तबाह किया कि उसके बाद लगा कि शायद ये दोबारा उठ ना सके। लेकिन क्या रेजिलियंट फ़लस्तीनी है, क्या रेजिलियंट नेशन है, ये दोबारा से उठ के खड़ी हुई है। और अब वो अपनी इफ्तारियाँ मिलजुल कर करते हैं, लेकिन अपने तबाह हाल घरों में, उन सड़कों के पास जहाँ पे मलबा बिखरा पड़ा। और आप देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये लोग ऐसा जज्बा कहाँ से लेकर आते हैं कि इतना जुल्म, इतना सितम। चारों तरफ देखें मलबा पड़ा हुआ है उनके घरों का, इमारतों का, और दरमियान में सड़क पर बैठ कर ये तमाम लोग इकट्ठे होकर इफ्तार कर रहे हैं। हैट्स ऑफ इन तमाम लोगों के लिए। एक तो हम इंस्पायर भी होते हैं इनसे, इनके लिए दुआ करनी भी बड़ी ज़रूरी है। और अल्लाह करे कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं वो भी आज़ादी। और मैं हैरान डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की उन थॉट्स पर होता हूँ जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि हम इनको यहाँ से निकाल देंगे। अरे भाई, ये नस्लें कुर्बान किए बैठे हैं और ये सिर्फ मलबा इमारतों का नहीं है, इसके नीचे इनके प्यारे दबे हैं, कई लाशें हैं जो इसके नीचे हैं। हमारी बहुत दिल से दुआएं हैं, अल्लाह इनकी मुश्किलात को आसान करें। और ट्रिब्यूट और सलाम भी है इनकी हिम्मत को जो ये दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मस्जिदुल हराम का तस्करा करते हैं। यहाँ पे हर माह 300 तोला अंबर और ऊद जो है ना, खुशबू, इसका इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्टेडली। और ये क्यों किया जाता है आयशा? ये इसलिए किया जाता है कि हरमीन शरीफैन उमर की निगरान अथॉरिटी हर माह बाद ये फरीज़ा सर अंजाम देती है। और अब जबकि साल भर 400 किलोग्राम बखूर जलाया जाता है, इसका मकसद आने वाले ज़ायरीन के लिए ऐसा माहौल फराहम करना है जहाँ पर खुशू खुजू के साथ वो इबादत कर सकें। आपको पता है ना, एक तो हाइजीन की बड़ी तलकीन की गई है, सफाई को निस्फ ईमान कहा गया, और उसके साथ साथ खुशबू जो है ना उसका इस्तेमाल वो भी बड़ा ज़रूरी है ताकि एक बेहतर माहौल जो है ना ये किया जाता है। कितने रजाकार हैं, या आई बिलीव गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं वो सारे यहाँ पे इसको लेकर पूरे इस इलाके के अंदर, देखें ना कैसे इसको लेके घूमते हैं, कितने पुरअसर मनाजिर हैं। हमारे लिए वैसे ही रूहानी तौर पे बड़ी तस्कीन का बायस है। अल्लाह हम सबको बार बार लेके जाएं अपने घर के अंदर और ये मौका दे कि हम अल्लाह की खिदमत में सलाम, उनके रसूल की खिदमत में सलाम पेश कर सकें। तो खूबसूरत मनाजिर है जी, हमने कहा आप तक पहुँचाते हैं। आज जब रमज़ान की 16 तारीख का आपने जिक्र किया जो ही, तो वैसे तो बहुत सारे तारीखी वाक़यात हैं, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बात करें तो एक ऐसे फ़नकार हैं जिनकी मुनासबत से आज का दिन बड़ा आम है। और वो फ़नकार कौन से हैं, आप ही बताइए। वो मैं बता देती हूँ। सूफियाना गायकी से मोहब्बत रखने वाले जो है ना, उनको ज़रूर याद होगा कि उनके पसंदीदा कव्वाल अमजद फरीद साबरी आज ही के दिन 22 जून 2016 को, यानी रमज़ानुल मुबारक 16वीं तारीख को दहशतगर्दों ने लियाकताबाद में फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया था। कदर हसीन जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। ऐसे कई कलाम बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक फैमिली लेगेसी को लेकर चलने वाले साबरी भाई आज हम में नहीं है, लेकिन उनका फ़न बता रहा है कि वो हमारे आसपास है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। करोड़ों दिलों पर राज किया उन्होंने, मारूफ कव्वाल थे। और अगर हम उनकी इस लड़ी की बात करें जिसको उनका ताल्लुक़ है, तो उनकी जो इब्तदाई तरबियत है वालिद ग़ुलाम फ़रीद साबरी और जो चचा थे मकबूल फ़रीद साबरी, उनसे उन्होंने इनकी तरबियत हासिल की। और इब्तदाई तरबियत मुकम्मल करने के बाद जब कव्वाली की दुनिया में कदम रखा तो फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। ऐसी कव्वालियाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए तो उनके करोड़ों फैंस मौजूद थे, करोड़ चाहने वाले आज भी मौजूद है। आज भी उनका कोई कलाम, उनकी पढ़ी हुई कव्वाली जब सामने आ जाती है ना, या पढ़ी हुई कोई नात सामने आ जाती है, तो सुनने वाले झूम भी उठते हैं और थोड़े अफसरदा भी हो जाते हैं उनको याद करते हुए। तो मेरे ख्याल से उनका जो आखिरी कलाम है वो भी सुनवा देते हैं। हमारे पास आखिरी का है जो उन्होंने
अल्लाह अमजद भाई की कब्र को रोशन फरमाए, मुनव्वर फरमाए, और सभी जो हमारे आलो याल चाहने वाले मुसलमान बहन भाई दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बख्शिश फरमाए। आपका आर्ट बहुत बड़ा था, आपका आर्ट ज़िंदा है, वो आपको ज़िंदा रखे हुए हैं, हम इस पर बात करते रहेंगे। आज जब भी दुआ करें अपने रिश्तेदारों के साथ, आलो याल के साथ, अमजद भाई के लिए भी ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर दुआ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का सहर अंगेज नज़ारा देखा गया। इतवार और पीर की दरमियानी शब नमूदार होने वाला शहाब साकिब, उसने आसमान को रोशन कर दिया। हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने ये देखा है आप तो खुश नसीब हैं ही, उसके साथ साथ जिन्होंने नहीं देखा उनको हम अपने टीवी पर दिखा देते हैं। देखकर दुआ की जाती है, आपको दुआ की ख्वाहिश की जाती है। आयुष, अच्छा ये वो टूटे तारे वाली अल्लाह बात करे कराची वालों ने दुआ कर दी हो कि कराची की सड़कें बन जाएं, कराची में पानी का मसला हल हो जाए क्योंकि कराची में इतने बड़े लोगों ने देखा है तो किसी एक की दुआ भी कबूल हो गई। उसके लिए बहुत सारे शहाब साकिब चाहिए होंगे, और सिंध गवर्नमेंट को ख्याल आ जाए कि वो और बेहतर काम करे कराची वालों के लिए। बहुत खूबसूरत मंजर है। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है जी, और ये नज़ारा जब हुआ तो देखिए वो हकीकी तौर पे मुझे लगा कि हम उसी रोशनियों के शहर का अंदाज़ा लगा रहे हैं। रात करीबन 2:43 पर सहरी से कुछ देर पहले आसमान पर ये देखा गया। और चूंकि कराची तो सोता है नहीं, तो बहुत से लोगों ने मोबाइल निकाले, इमीडिएटली देखे वीडियोस कैसे कैप्चर। हाँ जी, जो चाय पीने के लिए बैठे हुए होंगे ना ढाबों पर, उन्होंने ये वीडियोस ज़रूर कैप्चर की होगी। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, और मुझे लगता है जिन्होंने देखा है ना उन्होंने दुआएं मांग भी ली होंगी। वैसे तो ये फिल्मों से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है दुआ मांगने का। आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव। नहीं, वैसे रिवायात के अंदर आई एम नॉट श्योर इस्लामिकली है, आई थिंक इस्लामिकली है कि आप दुआ मांगें। अच्छा, आई एम नॉट श्योर। बहरहाल जी, आप अपने तौर पर अगर आप मांगना चाहते हैं दुआ तो वैसे ही बंदा मांग सकता है ना, किसी भी वक्त मांग सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की बात कर लेते हैं। और ये बड़ी अच्छी खबर मुझे लगी जब मैंने ये पढ़ी कि चीन में जिगर का सरतान दोबारा होने का अगर खतरा हो, उसकी पेशगोई करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आला जो है वो तैयार कर लिया। ये आला जो है ये बेसिकली आपका लिवर कैंसर डिटेक्ट करता है। इसके दोबारा होने की खतरे की 82.2%, 82.2% इसकी पेशगोई कर सकता है। ये आला जो है ये चीन की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साइंसदानों ने तैयार किया है, जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो मदाफ़ती खुलियात हैं हमारे, उसकी तकसीम के नमूनों की पैमाइश करता है, ताकि अगर ये दोबारा पैदा होने लगे, इसके इम्कानात हों, तो उसको पहले एंटीसिपेट किया जा सके, अंदाज़ा लगाया जा सके। सो लिवर कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, अमवात की तीसरी बड़ी वजह है चीन के अंदर, तो उसके लिए इसको बनाया गया। और आई बिलीव इससे ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी हेल्प होगी आने वाले वक्त में, खासतौर पर जो लिवर कैंसर का शिकार आपको पता है ना कि कैंसर जिनको एक मर्तबा हो जाए उनको दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके लिए ख्याल बहुत रखना पड़ता है। और उसके दौरान अगर ये AI आला तैयार किया गया है तो ये एक बहुत अच्छा काम किया गया है। मुझे लगता है ये है पॉजिटिव इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, जिसका हमें बार बार जिक्र करना चाहिए। बालाजी, हम अपनी जरा सियासत के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सियासत के अंदर कुछ हलचल हमें नजर आ रही है, तो हमने सोचा कि इसका जरा जिक्र कर लेते हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और इसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टीज एक मरतबा फिर से हमें पूरी तरह मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी अरसा हो गया इख्तिलाफात खत्म हो नहीं रहे हैं। पहली लाइन कही ना, आई डोंट नो, एक बार फिर हलचल नजर आ रही है, जैसे कभी सुकून भी हुआ है हमारी। अच्छा, थोड़ा सा सुकून 15 दिन नजर नहीं आया आपको? तो आपको थोड़ा सा हमें फील हुआ है। खबरें नहीं ले रहे थे, सुकून नहीं था, चल रहा था सिलसिला। अच्छा खैर, दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में नून लीग ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया है। कहते हैं कि हमें सिंध में जो है ना पावर शेयरिंग करनी चाहिए। कुछ लोग की पॉलिसी है। अब जबकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा कर दिया। अब ये इन दोनों के मामलात एक तरफ हैं, दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने कहा है कि ईद के बाद वो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात कहाँ तक पहुंची है, उसके लिए हमारे साथ सब पे अपने बात करनी है। सब स्टोरीज आपने एकदम सही बता दी। कुछ शौकत यूसुफ जई भाई के लिए भी छोड़िएगा। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रमजान में आई बिलीव हमारी पहली बार बात हो रही है, पहले बात नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं रमजान की बात आपसे करूंगा। रमजान कैसा जा रहा है आपका? बाकी सियासतदानों की तरह बिजी इफ्तारियां चल रही हैं, या फिर घर पे ही सुकून से अपने बच्चों के साथ क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इफ्तारियां भी चल रही हैं। बाज़ औक़ात तो अपोजिशन के बहुत सारे लोग होते हैं, हुकूमत के लोग होते हैं, एक साथ बैठना पड़ता है। रमजान की खातिर बैठ भी जाते हैं, इफ्तारी इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। उस दिन भी तकरीबन एनपी, JUI, इवन पीपल्स पार्टी, गवर्नर, ये सारे इकट्ठे बैठ के हम इफ्तारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम एक चीज है जो आपको मिलाती है, बहुत अच्छी बात है। जाना भी जरूरी है ना, अपनी जगह है और बाकी सियासत तो चलती रहती है। अच्छा, सियासत की तरफ आ जाते हैं हम। सबसे पहले मैं JUI के हवाले से सुना है कुर्बतें बढ़ रही हैं, कल परसों एक मौलाना की स्टेटमेंट भी आई और अब नजदीकियां हो रही हैं थोड़ी, ऐसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पहले तो इत्तेफाक हुआ, फिर उसके बाद अब इत्तेहाद के सफर
सफर जो है वो शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश यही हो रही है कि ईद से पहले पहले मंतक़े के अंजाम तक पहुंचा जाए, और उसमें मौलाना साहब भी एग्री हैं और काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है इंशाअल्लाह। और इसी से हुकूमत घबरा रही है। अब हुकूमत के जो नशा था वो थोड़ा सा कम होगा। ये बार बार इनके वज़रा, इनके लोग दावे करते रहे कि जी मौलाना साहब ये नहीं करेंगे, जी मौलाना साहब नहीं करेंगे, और आपको पता है कि जब ये अपर हैंड होते हैं तो फिर मौलाना को भी कुछ नहीं समझ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का नशा अब उतरना भी चाहिए। वैसे जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, अब आप अंदाजा करें कि हम जब क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई ये हालात ऐसे क्यों हो रहा है, तो कहते हैं मुल्क दुश्मन है। इस मौके के ऊपर ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। और आप देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर आप देखें तो एक कह रही है मुझे दो, कहते हैं मुझे दो। तो आपस में बंदर बांट में तो वो ठीक है, लेकिन अगर मुल्क के लिए कोई आवाज उठाए, हमारे पास देखें ना दो ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन ये है कि हुकूमत बचाना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मुल्क बचाना है। तो हम तो मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शौकत साहब ये जो इत्तेहाद है ये मौलाना की हद तक होगा, JUI फेथ तक की हद तक होगा, या फिर जो बाकी ऑपोजिशन जमातें हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी? ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, वो बन जाएगा? देखिए बात तो उसी तरफ बढ़ रही है ना, ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रही है। बाकी जमातें तो पहले से ही काफी एग्री हैं और बाकी काफी चीजें मामला तय भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ मौलाना साहब का इशू था क्योंकि वो मुल्क से बाहर थे, अब वो आ गए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि लार्जर उसमें कोई वो नहीं होगा, जो बयान अगर कोई बयान जारी भी करता है एक दूसरे के खिलाफ तो उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो इसलिए जो उम्मीदें थी वो आपकी तरफ से तो पहले ही भी मामला, चूंकि जाहिर बात है आपकी पार्टी इस वक्त एक चैलेंजिंग सूरत हाल का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी लीडरशिप अंदर है, सियासी हवाले से मसाइल हैं, तो आपकी तरफ से तो ये ओके होना ही था। लेकिन मौलाना या नून लीग से जब बात हमने की ना, जब भी पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ से कोई बात हो सकती है, तो वो कहते हैं जी वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। उनकी जो लोग निगोशिएट करते हैं जेल से बाहर, जो उनकी लीडरशिप है उसके पास मैंडेट ही नहीं है। वो हमसे वादा करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट भी आपको याद होगी, वो वादा करते हैं और फिर जाके बदल जाते हैं। तो इसका कुछ सद्देबाब किया है आपने कि आप जो बाहर कमिटमेंट करें वो कहीं से उसको वीटो ना किया जाए अडयाला वगैरह से, और वो एज इट इज कमिटमेंट चले? यूसुफजई साहब देखिए, मेरे ख्याल से मौलाना साहब को समझ आ गई है कि जो उनकी रिटन एग्रीमेंट हुआ था ना PMLN के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ PDM के वक्त, वो रिटन स्टेटमेंट के ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ एग्रीमेंट के ऊपर। तो जब उस पर अमल नहीं हुआ तो उनको समझ आ गई है कि ये उन्होंने भी तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था ना। तो ये तो मुल्क का मसला है इस वक्त, PTI का मसला नहीं है। मौलाना साहब इस मुल्क के वो हैं, सियासतदान हैं, वो समझ रहे हैं कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ना मुल्क को आगे ले जाने के। इनका से एक ही मकसद है कि जी PTI को क्रश करो। वो तो जाहिर बात है उधर से मायूस हुए तो आपकी तरफ आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो ऐसे ही तो नुकसान हो रहा है, जो मौजूदा पॉलिसी है उसको नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से शायद ये फैसला किया गया PTI की जानिब से कि नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास होगा उसमें आपने हामी भर ली है शिरकत करने की। देखिए, उस पे दो बातें हैं। एक तो ये कि अभी तक तो खैर कोई इनविटेशन आया भी नहीं है, ठीक है, और वो जब इनविटेशन आएगा तो डेफिनेटली पार्टी उस पर गौर करेगी। और मामलात ऐसे हैं कि जो सबसे प्रायोरिटी है वो तो सिक्योरिटी के मामलात हैं। लेकिन गवर्नमेंट संजीदगी दिखाए, ऐसा माहौल बनाए। जो माहौल इस वक्त है, आप देखें कि न तो अदालतों की बात सुनी जा रही है, जो एक रुकनी कमीशन बना था उसको भी आज इमरान खान मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, पार्लियामेंट की वक्त खत्म हो रही है। अच्छा, आपने कहा कि ईद तक ये जो आपका इल्हाक हो रहा है या जो कंबाइन हो रहे हैं आप और मौलाना साहब, ये किसी मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएगा। लेट्स सपोज अगर पहुंच जाता है तो फिर इसमें फाइनल कॉल किसकी होगी? लीड इसको PTI कर रही है या JUI? और कोई हिकमत अमली भी सामने है कि हम कैसे फिर आगे चलेंगे? ये मसला नहीं है, जब इत्तेहाद होगा तो मामलात वहाँ तय हो जाएंगे। ये कोई इशू नहीं है। इमरान खान तो जाहिर है जेल में है, अच्छा, तो कोई ना कोई ट्वीट कर लेगा, कोई इशू तो नहीं है उसमें। चलिए शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि पहले इत्तेफाक हुआ और अब इत्तेहाद की जानिब चीज़ें जा रही हैं और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी जल्द ही बन जाएगा। उस बारे में जो भी उनकी पार्टी पॉलिसी थी उससे आगाह कर रहे थे। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, आप साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने लोकल पॉलिटिक्स की बात की थी, नेशनल पॉलिटिक्स की बात की थी। अब ज़रा आलमी सियासत की और इसके साथ साथ सिफारती मामलात की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। सदर ट्रंप की इंतज़ामिया जब से आई है, इस तरह के इकदामात या इस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं कि हर कोई डर के बैठा हुआ है कि वी डोंट नो अब जो है ना ट्रंप की जानिब से क्या सामने आ जाए। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। इस पर गौर शुरू कर दिया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने पाबंदी की जद में आने वाले तमाम 43 कंट्रीज़ जो हैं उनको 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी में अफगानिस्तान, ईरान, शाम और क्यूबा और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक शामिल है, जिनके लिए वीज़े की मुकम्मल मुअत्तली का फैसला किया गया है। दूसरी कैटेगरी में कौन कौन है? दूसरी कैटेगरी में एरिट्रिया है, हेटी है, लाओस है, म्यांमार है और इसके अलावा साउथ सूडान भी इसमें शामिल है, जिस पर रिपोर्टेडली जुज़वी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान को दीगर 25 ममालिक जो बचते हैं उनके साथ तीसरी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, इसका इम्कान मौजूद है, जिन्हें मशरूत वीज़ा मुअत्तली के खतरे का सामना हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि अगर इनकी हुकूमतों ने 60 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी और दीगर खदशात दूर न किए तो उनके शहरियों के लिए वीज़ों के इजरा को जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने पर भी गौर किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर भी आप इनको सुनते रहते हैं, इसे समझते हैं और ओबियसली ट्रंप पॉलिसीज़ पर भी। तो डॉक्टर साहब से ज़रा राय लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे उसका अहाता कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई बिलीव यू फॉलोइंग द सिचुएशन आपके सामने। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करें, ट्रंप को ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है एंड वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दैट? इसको थोड़ा सा अहाता कर लें। ट्रंप के कैंपेन में वो क्या कहते रहे हैं? कैंपेन में वो कहते रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं, और बाय द वे उन्होंने एलियंस एक्ट 1800 वाला वो नाफिज भी कर दिया है। तो और क्रिमिनल आ जाते हैं, कातिल आ जाते हैं हमारे मुल्क में, और वो मिसालें देते रहे हैं। और जब उन्होंने जॉइंट सेशन अपना बुलाया तो उसमें भी उन्होंने उन फैमिलीज़ को बुलाया जिनके साथ ये कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ था, और उसमें इत्तेफाक से बाहर के लोग थे, बहरहाल पाकिस्तानी एक भी नहीं था उसमें। लेकिन उन्होंने टेम्पो बनाया, एक टेम्पो बनाया कैंपेन के दौरान, और उस टेम्पो में जो फार राइट के लोग हैं उन्होंने बहुत पसंद किया। 61% जो अमेरिका की आबादी है वो सिर्फ सफ़ेद निजात यानी वाइट उसके हैं, तो लिहाजा वो उनके वोटर हैं, वो उनके सपोर्टर हैं, वो उनके वोट बैंक है, और इस सख्त रवैये को वो पसंद करते हैं। एक तो ये इसका बैकग्राउंड है। दूसरा बैकग्राउंड उसका है कि पिछली दफ़ा भी जब वो आए थे तो उन्होंने 6 कंट्रीज़ को, जिसमें से सारे के साथ वो कंट्रीज थे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थे, तो उस वक्त उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई थी। और अब जो उन्होंने क्योंकि टेम्पो कैंपेन से लेके अभी तक डेवलप किया है, उस टेम्पो को अमली जामा पहनाने के लिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हमारे मतमाय नजर से गलत कर रहे हैं। उनके तो हर कदम के ऊपर ये बात की जा रही है डॉक्टर साहब, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है या गलत है। वैसे देखा जाए तो अपनी नेबरिंग कंट्री की बात हो या हर खित्ते की के ममालिक के साथ जो है ना वो कोई ना कोई इस तरह की बात कर रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं या फैसले कर रहे हैं जिससे हर कोई सवाल उठाने पर मजबूर हो रहा है। पाकिस्तान के लिए इस फैसले का क्या मतलब होगा? वैसे तो अभी सिर्फ गौर ही किया जा रहा है, लेकिन अगर ये कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब होगा और सिफारती ताल्लुकात पर पाकिस्तान और अमेरिका के कितना असर पड़ेगा? जी हाँ, इसमें कभी इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह इशारे मिल रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। और अभी क्योंकि ये कैबिनेट मेंबर्स इसकी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और वो फाइनल रिकमेंडेशन देंगे, पाकिस्तान शायद थोड़ी सी इसका सख्त पाबंदी का वो करना पड़ जाता। लेकिन पिछले दिनों कुछ अच्छी मूवमेंट हुई है हमारे स्टेट डिपार्टमेंट और फॉरेन ऑफिस की, ख़ास तौर पर जब शरीफुल्लाह के गिरफ्तारी के बाद और उसको हैंड ओवर करने तो उससे कोई थोड़ा सा मामला टल गया, जिसमें कि ट्रंप ने क्योंकि खुद उसका इजहार किया और साथ में स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उसका अयादा किया कि जो ट्रंप ने कहा था उन्होंने भी पाकिस्तान के इस मामले में। लेकिन क्या सिर्फ एक इवेंट जो है कि शरीफुल्लाह को हवाला कर देने से हमारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे मामला को दुरुस्त करने के लिए और इसमें डायमेंशंस हैं और इसके पहला तो मामला ये है कि क्या हमारी वही फौकियत है जो अफगान वार के दौरान थी? जवाब है कि नहीं। अब हमारी वो अहमियत अमेरिका के लिए नहीं रही। अब जो अहमियत रह गई है वो इस हद तक रह गई है कि अमेरिका अपना फुटप्रिंट इधर चाहता है, और खास
वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने पहले तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस कम हुई है, या फिर हम एक नेशनल पॉलिसी की बात करें अमेरिका की कि अगर जो बाइडन की भी लेट्स से अगर गवर्नमेंट होती राइट नाउ और डेमोक्रेट्स की भी गवर्नमेंट होती उस वक्त भी पाकिस्तान की यही सिचुएशन होती जो राइट नाउ है? इसको इस अंदाज में मैं पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की वो फौकियत नहीं होती जो वॉर ऑन टेरर के दौरान थी या जब अमेरिकन ट्रूप्स थे अफगानिस्तान में। जाहिर है चाहे वो जो बाइडन होता या XY कोई भी प्रेसिडेंट होता तो पाकिस्तान की उसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमारी नेशन क्यों इन चीजों पे कैपिटलाइज करने की कोशिश करती है। वी हैव टू बी स्ट्रांग विद इन आवरसेल्फ। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कोई भी मुल्क किसी मुल्क की सफारतकारी उतनी ही मजबूत होती है जितना कि वो मुल्क मजबूत होता है। हमारी मईशत की मकदूशियत देख लें, हमारे आए दिन के मामलात देख लें, हमारे टेररिज्म के हालात देख लें, इन तमाम चीज़ों को जब देखते हैं हम तो फिर उसकी वजह से दुनिया अक़वाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे ट्रंप खुद तनकीद करते रहे हैं बाइडन के ऊपर और उनको बहुत ही बुरे अल्फाज में याद करते रहे, और अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की एक चेन है जो कि चलती जा रही है। कल भी उन्होंने साइन किया जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर मीडिया के जो लोग थे उनको उन्होंने एक यक जुम्बिश कलम जिसे कहते हैं निकाल बाहर किया। तो इस तरह की सारे इक़दामात के जरिए अब जैसे ये इमिग्रेंट्स का ना जाना है तो ये भी इंटरनल एक रेजिस्टेंस का बायस तो बन सकता है, क्योंकि अमेरिका कानून अलाउ करता है वहाँ के शहरियों को कि वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगली दे कैन कॉल देम अप, बट इन ममालिक के रहने वाले चाहे वो हम हैं या कोई मुल्क है वो सफ़र करेंगे तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो आ सकती है। तो ट्रंप किस जानिब जा रहे हैं बाय दीज ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आपके ख्याल में? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, पहली तो बात यह है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसकी कदर करते हैं। जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उनका सदर अपने मामलात चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर सकता है और जितने चाहे कर सकता है। जो बाइडन ने आते के साथ पुराने जो इनके ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थे, एक कलम से एक जुम्बिश कलम, उसको सारों को उन्होंने नल एंड वाइट कर दिया था। अब कोई और आएगा तो वो इनके नल एंड वाइट कर देगा, लेकिन फिलहाल तो ये जो इनके टेन्योर है, इस टेन्योर में तो जो नुकसान होना है वो तो हो जाएगा। अब क्योंकि ये कि ऐसी पार्टी है जिसका के वतीरा दूसरा है, जिसका के नजरिया दूसरा है, जो किसी और कैंपेन पे आई है, तो लिहाजा इमिग्रेशन। अच्छा डॉक्टर साहब क्विकली, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस, बिकॉज आपका बड़ा तजर्बा है सिफारती लिहाज से आपने काम किया है, कोई प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम इस सिचुएशन को, हमारी गवर्नमेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस की ऐसी कोई सूरत हाल ना बने, क्योंकि एक म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है और हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर भी है, बहुत बड़े एक रेवेन्यू का सोर्स भी है अमेरिका, और अमेरिका को भी हमसे बहुत सारे मफादात हैं, उनके लिए भी हम एक मौसर मार्केट हैं, तो कोई प्रीएम्प्ट किया जा सकता है इस सूरत हाल को कि आगे ना बढ़े? अमेरिका के लिए तो जाहिर है हम सिर्फ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हमारी है, लेकिन मार्केट के लिहाज से तो हमारी मार्केट जो है वहाँ ज़्यादा है। लेकिन हम आ जाते हैं कि हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रीएम्प्ट करने का मौका हाथ से तकरीबन हमने गंवा दिया। ये प्रीएम्प्ट करने के लिए जब ट्रंप की कैंपेन शुरू हुई थी उस वक्त से हमें चाहिए था कि हम अपनी इंगेजमेंट ट्रंप के जो पॉसिबल कैबिनेट मेंबर्स थे, मैंने कई प्रोग्रामों में उस वक्त भी कहा था कि दिस इज द टाइम वी शुड engage with a possible cabinet member, and we started noticing and we started having the indication कि कौन से कैबिनेट आ रही हैं। इस तरह के बाकी ममालिक ने ऐसा किया था, तो उस सूरत में हम अपना मतमा नज़र दूसरे तरीके से। मुझे ताज्जुब हुआ है जानकर, और ये कहते हुए शायद इतना मुनासिब नहीं है, कि हमारे वहाँ के सफ़ीर अमेरिका के जब उनसे पूछा गया कि भाई आप को पता है कि ये सिलसिला हो रहा है, कहने कि नहीं अभी तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई। तो मैंने उस पर तबसरा ये किया कि नोटिफिकेशन आने के बाद तो फिर अब क्या होवत जब चिड़िया पहले से काम करना जरूरी हो गया था। ठीक है, सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत डॉक्टर जमील अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात और अमेरिका की जानिब से अब जो नई पाबंदियों की बात की जा रही है, वीज़ा पाबंदियों की, उसके ऊपर अपना तबसरा आप पेश कर रहे थे। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है, इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और इस यकीन के साथ भी कि जितना वक्त आपका हमारे साथ गुजरता है दैट्स अ क्वालिटी टाइम, दैट्स वी यू नो दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू। और इस वक्त हमारा कुकिंग का सेगमेंट है, मज़ेदार पकवान। रमज़ान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं। आज मीठे का थोड़ा सा एहतमाम है आपके लिए, और उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉन्टीनेंटल टाइप ऑफ एक डिश का एहतमाम है। अब वो क्या है, मेरे ख्याल में क्विकली हम वजिया के पास ही चलते हैं, बिकॉज शी इज़ रेडी, उनसे पूछते हैं क्या बना रही हैं। वजिया, ओवर टू यू, क्या बना रही हैं?
आज बनने जा रहा है हमारा बैगन का लसानिया, क्योंकि नॉर्मल लसानिया हम खाते रहते हैं, तो हमने एग प्लांट लसानिया सोचा है और साथ ही हम बना रहे हैं खजरेला। लेकिन इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं सबसे पहले धोऊंगी हाथ, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ बॉय जब हो और हमारे सारे जरासीम मरती और हम खाना बनाने जा रहे हो या कोई भी काम करने जा रहे हो, सबसे पहले हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि ये 100% हमारे जरासीमों को ख़त्म कर देता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी खुशबू और हमारे घर वालों की सिक्योरिटी के लिए हमारे जरासीम साफ़ कर रहा है। जब हम खाना बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ बनेगा, अच्छा बनेगा, और ये हमारी सुन्नत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम ये जो है क्या नाम है, अब हम खजरेला बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम दूध लेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। इसको हम गर्म होने छोड़ेंगे, पहले ये बॉयल होगा, फिर हम आपको अब साथ साथ ये जितनी देर में बॉयल होगा हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे सारे। अच्छा, अब बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमने गाजर स्टीम करके रखी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दूध के अंदर डायरेक्ट डाल के स्टीम कर सकते हैं। बॉयल राइस हमने मैश कर लिए हैं और साथ ही चीनी है। अच्छा, इसमें मैं मिल्क पाउडर ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मिल्क पाउडर और क्रीम से, हाफ़ कप क्रीम हाफ़ कप मिल्क पाउडर से बहुत रिची और बहुत अच्छा जैसे खोया टाइप का फ्लेवर आएगा। ठीक है, साथ ही मैं इसमें ज़ाफ़रान का केवड़ा डालूंगी, सिर्फ 1 टीस्पून के करीब, और मैं इसमें बादाम ऐड करूंगी, चीनी हस्बे जायका, और मैं इसमें डालूंगी सोने का वर्क लगाऊंगी ऊपर से। अब चांदी का वर्क नहीं लगाऊंगी, अब मैं इसमें सोने का वर्क लगाऊंगी। और इसी तरह हम अपनी दूसरी डिश के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। एग प्लांट के जो हम लसानिया बनाने जा रहे हैं, ये फटाफट बनेगी, झटपट बनेगी, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना। चिकन का कीमा आप लें या बीफ कीमा लें, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। मैंने चिकन का कीमा लिया है, इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और साथ चिकन क्यूब ऐड किए, और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और इसमें टमाटो प्यूरी पीस के डाली और 4 चम्मच केचप डाला है, और इसको अच्छी तरह भून लिया। 5 मिनट भी नहीं लगे और ये गल के सेट हो गया। इसको हमने रख लिया। अच्छा, बैगन आप गोल वाले ले सकते हैं या आप लंबे वाले ले सकते हैं, जो आपको पसंद है, अप टू यू, कि आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो लें। इसे हमने ग्रिल करा है। साथ हमने ये वाइट सॉस के लिए मैदा है, हमारे पास चीज़ है, क्रीम है। अच्छा, मैं इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इस बहाने हम खा भी लेते हैं। अब जो ये देखें, हमारा दूध गर्म हो गया। हमने इसके अंदर उबाल जब आ गया, हमने इसके अंदर चीनी डाल दी। चीनी मैं ये हाफ़ कप डाल रही हूँ, समझ लें 1.5 लीटर दूध है ना, तो मैंने इसमें 1 पाव के करीब 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब मैं इसके अंदर मैं बॉयल राइस डाल रही हूँ। ठीक है, और ये मैं हाफ़ कप ही है, ये बस गुठलियाँ सी बनी है, तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, फिर भी मैंने थोड़ा रोका है चेक करने के लिए कि अगर कुछ हुआ प्रॉब्लम तो फिर मैं ऐड कर लूँ। मैं इसके अंदर साथ ही गाजर डाली, क्योंकि गाजर मेरी फुल डन नहीं है, मेरी ये हाफ डन गाजर है। लाल वाली गाजर से ये अच्छा बनता है। ये मैं खुश्क पाउडर मिल्क भी इसके अंदर साथ ही ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें अभी से हाफ़ कप बादाम भी डालूँ कि फ्लेवर बहुत अच्छा आए। क्रीम हम सबसे एंड में यूज़ करेंगे। ये मैं इसको 1 मिनट ये इसमें उबाल आ जाए। अब हम साथ ही अपनी दूसरी डिश शुरू करते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, हम साथ ही इसमें लहसुन ऐड करेंगे। मैंने इसमें लहसुन ज़रा सा ऐड किया क्योंकि मैं वाइट सॉस बनाने जा रही हूँ। मैं इसके अंदर अपना 2 टेबल स्पून के करीब मैदा। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी स्लोली। ये मैं इसके अंदर हल्के इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। ये मैंने पूरा 1 कप के करीब इसके अंदर अपना वो डाल दिया दूध। ना इसमें अभी हमने नमक ऐड किया, हमने कुछ ऐड नहीं किया। हम सारे मसाले अब ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्च। मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है काली मिर्च, और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है सफ़ेद मिर्च। नमक मैं डालूँगी हस्बे जायका। अच्छा, नमक मैं थोड़ा सा कम इसलिए रखूँगी क्योंकि चीज़ में भी नमक है,
हमने इस सॉस में भी अपने केचप में भी नमक डाली थी, प्यूरी में भी डाली थी और कीमे में भी डाली थी। तो थोड़ा हाथ हल्का रखना है, क्योंकि हम डाल सकते हैं निकाल नहीं सकते, इस बात को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ये देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर रेडी हुआ है इसका भी। ये देखिए, और खुशबू मुझे अच्छी आ रही है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं ज़रा सा नमक इसमें डाल दिया मैंने, इसको नीचे रखते हैं अब। मैं इसको यहाँ रखती हूँ, अब हम इसको चेक करते हैं भाई। इसको अब हमें इसको मैं सेट करके पहले डाल दूँ लजानिया को, फिर मैं इसको मुसलसल तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं अपने लजानिया की। हम इसके अंदर पहले अपनी स्ट्रिप्स रखेंगे बैगन की। हमने हम अपनी बैगन की एक एक करके लेयर लगाएंगे। अब मुझे लग रहा है ये हम हाथ से कर लेते, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ये टूट रहे हैं हमारे चिमटे से उठाने से, तो हम इसको हाथ की मदद से रख लेंगे। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, हमने इसे प्रॉपर ग्रिल करना है अच्छी तरह। ठीक है, ये देखिए मैं इसके अंदर सारा वाइट सॉस डालूंगी। जिनके बच्चे बैगन नहीं खाते ना, उनके लिए एक परफेक्ट डिश है। और ये अगर आप वाइट सॉस के बिना अगर खाएं तो ये बहुत अच्छी भी लगती है, कि हम इसमें वाइट सॉस के बिना भी हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपना कीमा ऐड करूँगी। ये अच्छा मोटा मैंने कीमा लिया है, बारीक कीमा नहीं लिया, मोटा लिया। अब हम इसको यहाँ रख के इसके अंदर हम थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये मैं इसके अंदर अब चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं कहती हूँ हर खाने में चीज़ डाल दी जाए भाई। अच्छा, अब मैंने हाफ में क्रीम मिलाई थी और हाफ में मैंने नहीं मिलाई थी। अब मैं इसमें क्रीम मिलाने जा रही हूँ, क्योंकि इससे आपको दोनों लेयर का फ्लेवर चेंज हो जाएगा। एक में क्रीम होगी, एक में नहीं होगी, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर हम फ्लेम ऑन करेंगे तो ये बहुत रनी रहेगा, और जब रनी रहेगा तो ये रुकेगा नहीं हमारी लेयर्स में। ये हमने इसमें बैगन की लेयर दोबारा लगाना शुरू कर दी, और ये इतना मज़े का, इतना डिलीशियस बनता है। ओहो, आप गोल वाले ले लें, चको ये लंबे वाले ले लें, जैसे आपको पसंद है ना आप वो ले लें, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हमने सारी टॉपिंग इसके अंदर अपनी करनी है हमने। अच्छा, इसके अंदर कीमा ज़रूर जाता है, बीफ का, चिकन का, लेकिन ये इसी से अपना हमारा ना फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। इसके ऊपर अच्छी तरह कर दिया हर तरफ इसके। तब मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा ये टमाटो केचप ऐड करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना हमें, बिल्कुल हल्का सा, इसलिए। अच्छा, इसका टेक्सचर क्रीम का आप देखें, मैंने क्रीम डाली है तो अब ये कितना थिक सा हो गया है। मैंने पहले क्रीम नहीं डाली थी, एक लेयर में मैंने क्रीम नहीं डाली, एक में मैंने डाली है। ये हमने सारा निकाल लिया इसमें। इसको हम यूँ करके हिलाएंगे। इसके ऊपर हम अब चीज़ ऐड करेंगे अपनी। अब जहाँ जहाँ हम चीज़ ऐड करेंगे, देखिए। अच्छा, मैं अब डाल दिए मैंने, ये फैलेगी सारी हमारी चीज़ हर तरफ। अब मैं इसके ऊपर कलरिंग के लिए थोड़ा सा, जैसे रेड सॉस यहाँ दिया हमने, इधर दिया, इधर दिया, इधर, क्योंकि कलरिंग भी बहुत ज़रूरी है। और ये आप अफ्तारी में बनाएं या कोई मेहमान आए तब बनाएं, ये बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसे जा रही हूँ बेकर में रखने, ताकि 5 से 10 मिनट ये बेक हो जाए और सेट हो जाए अपनी पूरी जगह। ये हमने रख दिया। अब हम आ जाते हैं अपने खजरेले की तरफ। ये अब हम इसको
मैं इसके अंदर अब क्रीम डाल रही हूँ 1/2 कप, जो हमें इसलिए डालनी है कि इससे बहुत खोए का रिची फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े का लगेगा। इसको बस हमें थिक करना है अच्छी तरह, ये ज़रा सा थिक हो जाए तो हो गया। अच्छा, केवड़ा मैं इसके अंदर अभी से ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा इसमें ऐड करा है। ये हमारा अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, इसलिए मैं अब बंद कर दिया मैंने इसको फ्लेम। सर्व करूँगी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पतला नहीं है जितना दिख रहा है, ये ठंडा होगा तो थोड़ा गाढ़ा भी होगा। ये गाजर का कलर हमारा ख़राब नहीं हुआ है। मैं इसमें अब यूँ करके बादाम डालूँगी, क्योंकि मीठे में जब तक ड्राई फ्रूट ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे बादाम वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तो आप रमज़ान में बना भी सकते हैं, आप अभी रमज़ान में बना भी सकते हैं। और ये अब हम लगाने जा रहे हैं सोने का वर्क, जो हम बहुत मेहनत से लाए ढूंढ के। ये देखिए, और ये कितना प्यारा लग रहा है जब हम इसे केक्स पे, आप इसे केक्स पे भी लगा सकते हैं, इसे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको खाने में या किसी चीज़ में। ये देखिए, अब मैं लेकर आती हूँ लजानिया। ये जी, हमारी दोनों रेसिपीज हो चुकी हैं रेडी और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वजीहा ने एक और दिन जो है ना आपको 2 नई रेसिपीज बनाना सिखा दी हैं। वजीहा की तरफ ही चलते हैं। वजीहा, एक मरतबा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, गजरेला और इसके साथ साथ एग प्लाट लजानिया दोनों तैयार हो गए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। एक्सप्लेन कर दें एक बार। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, हमने जो गजरेला बनाया है उसके अंदर हमने जो वेरिएशन की है, जो हमने उसे डिफरेंट किया, हमने उसमें खुश्क दूध डाला 1/2 कप, और 1/2 कप हमने क्रीम ऐड की है। वो इसलिए क्योंकि उसका बहुत रिची और खोए जैसा फ्लेवर आएगा। और जो हमने लजानिया बनाया, इसके अंदर हमने लजानिया स्ट्रिप्स के बजाय बैगन यूज़ किए हैं, जो और ये वाकई एक तुर्किश डिश भी है और ये वहाँ बहुत खाया जाता है और ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें आपको कभी भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि आपने बैगन डाला है या इसमें आप किसी को अगर नहीं बताएंगे ना कि इसमें बैगन है, आप आराम से खिला सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। आज एक मरतबा फिर से कुछ नई रेसिपी वजीहा ने आपको बनाना सिखाई है। आई होप आपको पसंद आ रही है। वैसे फीडबैक तो हमें अच्छा आ रहा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, फिर फीडबैक दीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं ना कराची स्टूडियो में, जब रोज़ा खुल जाएगा तो फिर फीडबैक लेंगे हमसे कि कैसा फीडबैक, टेस्ट करेंगे कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा। वजीहा का टेस्ट लेंगे। आ जाओ। आई होप अच्छा है, शक्ल अच्छी है तो देखने में चीज़ अच्छी हो तो आधी भूख तो मिट जाती है ना, फिर खा के भी पता लग ही जाता है। खैर चलें, अच्छा लग जाती खाने के बाद तो नहीं लगती, खाने के बाद नहीं लगती। ब्रेक ले लें भाई, बढ़ गई है बात। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद करते हैं और आज कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नहीं बहुत सारी बात कर लेते हैं क्रिकेट से मुताल्लिक। आगे निकली आप। क्रिकेट से मुताल्लिक, क्योंकि शिकस्त पर शिकस्त हुई और एक और शिकस्त हो गई जी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में शिकस्त के बाद अपनी T20 तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड कायम कर दिया है। क्राइस्टचर्च में ये पहला मैच खेला गया था और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउटक्लास करते हुए 9 विकेटों से शिकस्त थी। और क्या ही इनिंग्स थी पाकिस्तान की, जबरदस्त। थोड़ा जिक्र हमने 1-2 दिन पहले भी किया था जी। 91 रन माशाल्लाह पूरी टीम ने स्कोर किए। ये जो पूरा एक तजुर्बा एक्सपेरिमेंट किया गया था ना पीसीबी की जानिब से, वो एक मरतबा फिर से नाकाम हो गया। बिल्कुल, और नया तजुर्बा नाकाम हुआ। उसके बाद जो नए प्लेयर्स आए कुछ नहीं कर सके, टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो रोजे की हालत में वैसे ही कुछ बुरा सोचना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ जो बात करें भट्टी साहब करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट है क्रिकेट को देकर सर भट्टी साहब। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका रमजान अदर देन क्रिकेट अच्छा गुजर रहा है। सो द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव डिस्प्लेड सर, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सबसे पहले तो इमरान आपका और आयशा का शुक्रिया। और चले अभी आपके रोजे खुलने में तो कम टाइम है, हमारे यहाँ तो तकरीबन कोई 6:45 बजे रोजा खुलेगा जी। हमारे पास जरा वक्त ज्यादा है, लेकिन चले क्रिकेट ने आयशा को तो शायर बना दिया। देखें, पैथेटिक परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो लेगेसी रही है वो ये लेगेसी नहीं है कि मोहम्मद हारिस कल जब ओपन करने गए तो पहली 5 गेंदें बीट हुए, जिस तरह बच्चे बीट होते हैं ना बड़ों के खिलाफ, उस तरह बीट हुए और 6ठी गेंद पर वो कॉट बिहाइंड हो गए। मेरे ख्याल में ठीक है, हमारे पास वो प्लेयर्स का इस वक्त क्लास नहीं है जो पास्ट में रही है,
लेकिन हमारे इतने बुरे हालात भी नहीं है जितनी बुरी हमने टीम सेलेक्ट की है। इवन जो इस वक्त न्यूजीलैंड में टीम मौजूद है, मेरे ख्याल में अगर उस्मान खान जो पाकिस्तान के लिए 17-18 T20 मैच खेल चुके हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको ट्राई किया जाता, अब्बास आफरीदी बैठे हुए, मोहम्मद हारिस बैठे हुए, तो इससे बेहतर 11 सिलेक्ट हो सकती थी। लेकिन पता नहीं जो क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट वाले हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह तो ना पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी हो सकती है और ना हम अपने जो नाराज। तो भट्टी साहब आपको कोई हिकमत अमली हमारे नजर इस आई तरह तो थी? भट्टी साहब सिर्फ हमारे रोंगटे ही खड़े हो सकते हैं, वो टीम नहीं खड़ी। बस अब बहुत बुरे देखे पाकिस्तान क्रिकेट के, मेरे ख्याल में पिछले काफी सालों बाद इतने बुरे हालात अब हमें अचानक नजर आए। और फिर न्यूजीलैंड की टीम, जो टीम कल संडे का मैच था, दिन था, पिछले संडे को जो फाइनल हुआ दुबई में, उस फाइनलिस्ट टीम के 2 प्लेयर्स उनके मौजूद थे। और इमरान वो मुल्क जिसकी 50 लाख की आबादी है, और क्या जबरदस्त टैलेंट है कि 9 डिफरेंट प्लेयर लेकर वो आ गए और पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने 20 ओवर खेलने नहीं दिया। पाकिस्तान की टीम 100 रन नहीं बना सकी। जो आपने शुरू में बात की ना कि ठीक है अभी हमारे पास उस लेवल के प्लेयर्स मौजूद नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास उस लेवल के प्लेयर्स क्यों मौजूद नहीं है? पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली हुई है, हम ऐसा टैलेंट जो है ना बैकअप पर रेडी क्यों नहीं कर सके? और पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट के पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी वो भी अभी तक समझ नहीं आई है कि क्या सोचकर इस तरह से ये कॉम्पोजिशन बनाई गई टीम की। देखिए आयशा, इसको मैं बिल्कुल एक आसान जबान में आपको समझाऊं कि आप और इमरान जिस दिन पहली बार माइक्रोफोन और कैमरे के सामने बैठे होंगे, और आज जब आप इतने दिन और इतना अरसा गुजारने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा। तो इसी तरह क्रिकेट में भी है कि प्लेयर्स को जब आप कंसिस्टेंट मौका देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हमारे आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर 4-6 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है, सेलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कोचेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने दिया जाता। नहीं, ये अच्छा, ये पता है रिवर्स एक्शन है जो आप बात करें ना। प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस तो शेकी होता होगा, लेकिन जो चेयरमैन आते हैं ना, उनका पहले दिन कॉन्फिडेंस आसमान पे होता है। वैसे फैसले करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पहले ये हुआ, और फिर उनके फैसले जो है ना वो जो नतीजे लेकर आते हैं वो हमारे देखना होता है ना कि ये सिर्फ दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस होता है या फिर वाकई में उनको थोड़ी सेंस होती भी है। मुझे हमें कोई सेंस नहीं है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मोहसिन नकवी साहब, बट आपको उनका वो सर्जरी वाले बयानात याद हैं? उनको ये बयानात याद है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बट यू विल सी यही प्लेयर हमें जिताएंगे, इन्होंने हमें जिताना है। वही प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी हार के आ गए, वर्ल्ड कप हार के आ गए, तो अब क्या हम यकीन भी तो कर लेते हैं। नकवी साहब बार बार कहते रहे यही जिताएंगे, और हम उनकी बात मानते रहे कि ठीक है ये कह रहे हैं। याद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, इस टीम को ठीक करके जाऊंगा। अब सिचुएशन मुझे लगता है टीम की, और या तो मोहसिन नकवी साहब की जिद चल रही है, वो कहते हैं मैं करके जाना है, कहते ऐसी नहीं होना। अच्छा, या तो ये ऐसी सिचुएशन, या ये सिचुएशन है कि रोल नजर नहीं आता इसके अंदर। आकिब जावेद का रोल डेफिनेटली है, वो चीफ कोच है टीम के। उनके आने के बाद हम बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उनसे जवाब कोई मांगेगा तो वो देंगे ना। अच्छा, उनसे जवाब मांगने वाले ही उनको लाने वाले हैं, तो जवाब कैसे मांगेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वो एक होम्योपैथी टाइप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट ये थे, अभी एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं, आई डोंट नो हम कब इस नहज पर पहुंचेंगे, ऐसे टाइम पर पहुंचेंगे जब स्टेबिलिटी आएगी हमारी टीम के मौजूदा। ये जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इसकी बुनियाद तो हमने उस वक्त रखी थी जब इंतहाई अच्छे हमारे पास गैरी कर्स्टन और जस्टिन गैलेस्पी जैसे कोचेस को हमने जाने दिया, कंट्रोवर्शियल वे में जाने दिया, और फिर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठकर कहा कि यहाँ पे तो कंट्रोवर्सीज की जाती हैं और हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज की गई, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। हालांकि उस वक्त हमने ये खबरें पढ़ी थी कि नहीं जी वो खुद जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को लाना चाहते हैं, उनके कुछ डिफरेंसेस हैं, तो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको नतीजे ऐसे ही मिलेंगे। मेरिट का भी तो मसला है ना हमारे यहाँ पे, आपको पता है इस तरह की बातें होती हैं कि किसी की कॉल आ गई तो सिलेक्शन हो गया। भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आप एक मिसाल दे रहे थे, आज आपके इंटरनेट का हाल भी हमारी टीम वाला है भट्टी साहब, ठीक नहीं है? देखिए, अब हमारे जो मुल्क का हाल है वो अब हमारी टीम का भी हाल है। इंटरनेट भी उसी तरह कभी बहुत आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी इसकी स्पीड तेज तो हो नहीं रही, स्लो से स्लो ही हो रही है। देखें, इस तरह टीमें नहीं बनती। अब मेरे ख्याल में अब हम अगर पहला मैच हार गए बहुत बुरे तरीके से, ऐसा ना हो कि दूसरे मैच में बिल्कुल उखाड़ पिछाड़ हो जाए। इन लड़कों को एटलीस्ट 3-3 मौके तो 4-4 मौके तो दें, ताकि पता तो चले कि हमारा ये टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेके जाता है। देखिए, इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान क्रिकेट के,
मेरा ख्याल में बहुत अच्छे हालात नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो मिनिस्ट्री से थोड़ा सा टाइम निकाले, क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें और अपने मुशीरों पर नजरसानी करें। ये मुशीर जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इतना बड़ा बट एक और पॉइंट जो है ना वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे कि एक फॉर्मेट में अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो उसकी बुरी परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरे फॉर्मेट के अंदर कंपोजिशन को या टीम की सिलेक्शन को चेंज कर देना, ये ठीक लगता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम वनडे फॉर्मेट में बुरा खेले और हमने अपनी T20 टीम बिल्कुल तब्दील करके रख दी, लेकिन हम तीनों फॉर्मेट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट मैच में अभी आपको याद होगा हम वेस्ट इंडीज की एक कमजोर टीम के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट मैच हार गए। फिर वनडे क्रिकेट में अभी हम जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई, एक हमने रिकॉर्ड चेज 350 रन चेज किए हमने कराची में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस खराब रही। न्यूजीलैंड से हम ग्रुप मैच भी हारे, फाइनल भी हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 2 मैच खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हारे, इंडिया के खिलाफ दुबई में हार गए। तो मतलब हमारी क्रिकेट जो है वो कहीं भी हमें बेहतरी नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। उनका जो फार्मूला है वो PSL की हद तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को मेरे ख्याल ये फार्मूला अब आगे नहीं ले जा सकता। इतनी हार्ड लाइन जो है और वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन साबित होगी। ऐसा शायद टाइम आपका तो बहुत तजर्बा है, हमसे बहुत ज्यादा ही है। बहुत कम ही हमने देखा कि तीनों फॉर्मेट में हम इतनी बुरी तरह पिट रहे हैं। यानी कि हारना तो चले कोई बड़ी बात नहीं है, हारती हैं टीम, लेकिन इतनी बुरी तरह के बिल्कुल टीम्स नजर ही नहीं आ रही। और जहाँ पे दुनिया ये कह रही है कि अब टीम वैसी है ही नहीं कि इसका अच्छी टीमों के साथ कंपैरिजन हो। इन पर्टिकुलर ये जो पहला T20 था, इसमें भट्टी साहब गलती कहाँ पे हुई? क्या सिलेक्शन वाज द बेसिक एंड मेजर मिस्टेक, या जो विकेट हमने प्रॉपर रीड नहीं की? और जारी बात है उन कंडीशंस के ऊपर वैसे ही हमें मार पड़ी जाती है, हम कोई इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन इस दफा तो हद ही हो रही है। तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आपको नजर आया? देखिए, पहला प्रॉब्लम तो हमें वहां नजर आया जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद पैनिक बटन दबाकर अपनी T20 टीम तब्दील कर दी। मोहम्मद रिजवान, जिन्हें कुछ अर्सा पहले हमने T20 टीम का कप्तान बनाया था, मोहम्मद रिजवान से कप्तानी छीनकर सलमान अली आगा के सर पर कप्तानी का ताज रख दिया। फिर ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, कोई मुझे ये बता दे कि शादाब खान ने कैसे कमबैक किया है। ये जो दूसरे 3-4 लड़के आए हैं, कुछ अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, कुछ लड़कों को जो सिलेक्शन कमेटी ने इंडक्ट किया है, क्या वो वाकई डिजर्व करते थे? बड़े बड़े पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो इस टीम सिलेक्शन पर, इस टीम के मेरिट पर सवालात उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की कंडीशन में अब से मेरे ख्याल कोई 1 साल या 13-14 महीने पहले जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह वगैरह सब मौजूद थे। उसके बावजूद हम 4-1 हार गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बेहतर टीम सिलेक्ट नहीं हो सकती थी। मेरा ख्याल अभी भी जो टीम गई हुई है इसमें हम बेहतर अगर सिलेक्शन करते, लेकिन न्यूजीलैंड की कंडीशन, इमरान और आयशा, ऐसी कंडीशन है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें स्ट्रगल करती हैं और बड़े से बड़े प्लेयर्स जो हैं वहां पर। भट्टी साहब, ये जो आपने शादाब खान की बात की है ना, आई रिमेंबर उनको टीम से बाहर जब किया गया था तो उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, फील्डिंग अच्छी ना करने की वजह से किया गया था। अब वापसी हुई है, वो किस बेस पर हुई है? कौन सी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए वापस लाया गया है? समझ ही नहीं आ रहा। उनसे बुरे टीम में आ गए। भट्टी साहब देखिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि शादाब खान को किस परफॉर्मेंस पर टीम में लाया गया। इवन मोहम्मद हारिस, अगर आप मोहम्मद हारिस का डोमेस्टिक रिकॉर्ड चेक कर लें तो मोहम्मद हारिस 4-5वें नंबर पर वहां बैटिंग करते हैं। यहाँ हमने मोहम्मद हारिस को कमबैक करवाया और उसके बाद मोहम्मद हारिस से इनिंग्स ओपन करवा ली। रोहेल नजीर एक अपकमिंग विकेट कीपर हैं। उसके अलावा अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी एक विकेट कीपर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अचानक मोहम्मद हारिस आ गए। मेरा सवाल तो ये है कि जो लड़का रेगुलर ट्रेवल कर रहा था पाकिस्तान टीम के साथ, उस्मान खान, उसको मौका क्यों नहीं दिया गया? लेकिन बस समझ नहीं आ रहा कि क्या। तो भट्टी साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद कम से कम मेरी हद तक आपके साथ इतने अरसे से इंटरेक्ट हम करते हैं, आपको देखते भी, आपको इतना तो अंदाजा हुआ होगा कि आई एम वन ऑफ द क्रिकेट एंथुसियास्ट, जो बड़े शौक से क्रिकेट पे बात करता है और हम सब करते हैं, हमारी मोहब्बत है।
कल के मैच का मुझे इल्म तक नहीं था कि वो मैच हो गया है, और मैच के बाद मैंने उसका फैसला देखा। आप अंदाज़ा लगाइए इस हद तक डिसहार्टन चल रहे हैं। ये सारी सिचुएशन क्रिकेट फैंस को और क्रिकेट लवर्स को किस जानिब लेके जा रही है? हम क्रिकेटिंग नेशन हैं, हमारे यहाँ दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, हम वर्ल्ड कप विनर हैं, हमने ICC वर्ल्ड कप जीता है, T20 जीता है, तो अब हम किस जानिब जा रहे हैं? हमारी क्रिकेट अल्टीमेटली शायकीन क्रिकेट को किस जानिब लेके जा रही है हमारी टीम? देखिए, कल जब यहाँ सहरी हुई कराची में, तो उसके मेरे ख्याल कोई 45 या 50 मिनट के बाद मैच शुरू हुआ, और इतनी जल्दी मैच खत्म हुआ कि 9 बजे जो था वो मैच खत्म हो गया, और फिर हमें सोने का मौका मिल गया कि चले जोहर तक जितना सो सकते हैं वो सो लें। लेकिन टीम ने जितना डिसअपॉइंट किया, मेरे ख्याल में उससे शायकीन बहुत नाराज है। आप देखें इस वक्त नेशनल T20 फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में हो रहा है, और स्टेडियम खाली है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग स्टेडियम में जाकर अब क्रिकेट देखना नहीं चाहते। इवन कमबैक कैसे हो सकता है भट्टी साहब? बाकी तो आपके कराची में वो जमात इस्लामी वाले नारा लगाते हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी, इसका हल क्या है सर? कमबैक कैसे हो सकता है? देखिए, अब एक इसका अगर बिल्कुल सीरियसली इसको देखना पड़ेगा, और ओवरनाइट अब पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी नहीं होगी। हमें 2 प्लान बनाने पड़ेंगे। एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें जो डे टू डे अफेयर्स हैं, टीम को किस तरह लेके चलना है, और दूसरा प्लान हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है जिसमें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने बेहतर करना है। लेकिन जो हमने रिसेंटली फैसले किए हैं, मेरे ख्याल में ये फैसले और भट्टी साहब, ये जिन मुशीरान का तस्करा आप कर रहे हैं, इनमें कोई मुशीरान ऐसे हैं जो आप मेंशन कर पाए कि ये मुशीरान बहुत हो गया, अब इनको ज़रा रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बाबर को तो रेस्ट करा देते हैं हम, रिजवान को भी। इन मुशीरान में से कौन है जिनका रेस्ट करना बनता है इस वक्त आपके ख्याल में? देखें, इस वक्त जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो तो आकिब जावेद है। आकिब जावेद नेशनल सिलेक्टर भी हैं, और आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं। जब वो नेशनल सिलेक्टर थे तो उन्होंने जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन से 11 के इंतखाब का इख्तियार भी वापस ले लिया था। अब जब वो हेड कोच बने, वो सारे इख्तियारात उन्होंने खुद ले लिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आकिब जावेद पर नजरसानी करने की जरूरत है, बल्कि ये सारे जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, सब ने अच्छा खासा पाकिस्तान को टाइम दे दिया। अब पाकिस्तान को नए खून की तो जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में नए दिमाग और अच्छे और ज़हीन दिमागों की भी जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट आज इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें सरफेस पे परफॉर्मेंस नजर आ रही है। बहुत दुख होता है, हम ये सारी बातें जो सरकास्टिकली भी करते हैं, बहुत दुख होता है। कहाँ इंडियन टीम हमसे, इवन अभी अर्ली 20s की भी हम बात करें तो हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, और अब इंडियन फैंस कहते हैं कि आपकी टीम केपेबल नहीं है कि हमसे मैच। अच्छा, मैंने तो ऐसे भी इंडियन फैंस देखे हैं, वो कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं? पहले कितने अच्छे क्रिकेटर्स हुआ करते थे। ये इंडियन फैंस क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। और वो जो एक राइवलरी मशहूर है ना इंडिया पाकिस्तान की, वो इतना ज्यादा सबको पता है कि इंडिया ने जीतना है, तो उस पर भी दुख होता है। बट भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो किसी ने उनसे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट टीमों के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, जो दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है उसके रिजल्ट से आप अंदाजा लगा लें कि कौन सी टीम बेहतर है। ओह माय गॉड, आज मोदी जैसा शख्स भी क्रिकेटिंग एनालिसिस कर रहा है इस हवाले से, तो ये लम्हा फिक्री हमारे लिए। आई होप वी मेक अ कम बैक जी। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया, इस आम मौजू पे बात की। बड़े दिल गिरफ्तार हैं भट्टी साहब के लहजे में भी, आपको कोई चीज़ नजर आ रही होगी, और हमारे में तो है ही, हम जरा ज़्यादा जज्बाती हैं और जज्बात की आंख से ज़रा ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारे दिल क्रिकेट के साथ धड़कते हैं। इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, मैं तो कहूँगा इससे वाबस्ता, तो इसको दोबारा रिवाइव होना चाहिए, और अच्छी क्रिकेट, हॉकी जैसा हाल ना करें हमारी क्रिकेट का, ये कहना चाहूँगा। जब आप ये बात करते हैं ना तो दिल दुखना शुरू हो जाता है कि खुदा न खास्ता हॉकी जैसा हाल ना हो जाए। इससे बुरा क्या होगा? हॉकी को भी रिवाइव होना चाहिए। हार गए, बांग्लादेश से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, और क्या होगा? चले, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, तो अच्छा ही हो। हम उम्मीद यही रखेंगे। रमज़ान भी है, अपनी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्रिकेट के लिए भी दुआ कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अमराज़ क़ल्ब दुनिया भर में अमवात की 10 बड़ी वजूहात में से एक है, बल्कि समटाइम्स तो इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा किलर ही है दिल का मरज़ जो है ना। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ इसकी शरह तेज़ी से बढ़ रही है, और उम्र रसीदा अफराद के साथ साथ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद भी इसकी वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रही है। आपके इर्द गिर्द भी, अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर हम लोग भी देख रहे होते हैं, अब तो यंग लोग जो है ना, उनके अंदर दिल की बीमारियाँ और उसकी वजह से अंदाज़ा ये
ये कहता है आयशा कि पाकिस्तान में 30 से 40% जो अमवात हो रही हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं उसकी वजह है बुनियादी तौर पर वो दिल के अमराज हैं। और इन बीमारियों का जो रवायती तरीका इलाज है वो ज़्यादा मौसर नहीं है, जिसमें मरीज़ की रिकवरी टाइम भी आपको पता है काफ़ी होता है, फिर एक्सपेंसिव भी बहुत है। मगर अब वी हैव अ गुड न्यूज़, EECP के नाम से एक थेरेपी है जो कि मुतारिफ हुई है। वैसे तो 90s से बाकायदा तौर पर ये काबिल अमल हुई थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा। अब हमने जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है इनसे हम एक तो इस EECP के बारे में पूछेंगे, दिल के अमराज के हवाले से ओवरऑल भी पूछेंगे। डॉक्टर आजा मेहदी हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं वजूहात आपसे डॉक्टर साहब पूछूंगा, कौन सी ऐसी वजूहात हैं दिल की बीमारियों को लेकर जो आपके सामने आती है, उनके हवाले से हमें बताइए। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी आपने ख़ुद अपने इंट्रो में जिक्र किया कि वर्ल्ड वाइज इट्स नंबर 1 किलर जो हार्ट डिजीज़ हैं, और हार्ट अटैक वजह से इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी सबसे ज़्यादा डेथ्स आपके हार्ट अटैक और इसके रिलेटेड हो रहे हैं। तकरीबन इस वक्त कोई 3 करोड़ लोग इस बीमारी से मर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान में भी 4 और 5 लाख के इन बिटवीन लोग इस बीमारी से अल्लाह मियाँ के पास पहुँच रहे हैं। और देखने में ये आया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, चलना फिरना नहीं है, वॉक बिल्कुल नहीं करते, और खाने पीने पे जोर है। खाने में भी देखिए अनहेल्दी डाइट, अगर आप डेली अपना आप को हम असेस करें सुबह से लेकर रात तक, तो नाश्ते देखिए शुरू होते हैं हमारे सुबह, देख लें जिस तरह हम पराठे और हलवा पूड़ियाँ और सिरी पाए, मगज़ और सारी चीज़ें सारी। दोपहर को देखें तो घरों के अंदर इवन जो हमारे जितने भी आपके फैंसी ऑयल्स हैं वो यूज़ होते हैं, घी होते हैं। दफ्तरों में देख लें जंक फूड है, दुनिया जान के फिज़ी ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि आपकी दिल की शरियानों को ये बिल्कुल तंग कर देते हैं। उसके अंदर एक लेयर बना देते हैं जो यानी कोई भी चीज़ हम खाते हैं ना, जब आपके जो खुराक वाली नाली से हो के मैदे में जाएगी, मैदे से आंतड़ियों में, आंतड़ियों से जो वेस्ट होगा वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल। लेकिन जो चिकनाई है वो आपकी अंदर ही जो मर्क्रीज़ के अंदर जाके एक लेयर बना देती है। तो वो लेयर दर लेयर, ये लेयर जो है ना, ये एट द एज ऑफ 20 ईयर्स पहली वहाँ पे लेयर बन जाती है 20 ईयर्स की एज में। तो 20 ईयर्स के बाद आप देखिए लाइफस्टाइल हमारा यही है डेली, यानी खाने किसी दावत पे चले जाएं, शादी पे चले जाएं, मर्ग पे चले जाएं। तो डॉक्टर साहब ये जो 20 साल की आप बात करें कि 20 साल के अंदर शरियानों के अंदर पहली लेयर बन जाती है, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, पाकिस्तानी नौजवानों में, या फिर दुनिया भर में? वर्ल्ड वाइड 20 ईयर्स में देखें ना, अगर मैं एक आर्टरी का क्रॉस सेक्शन फर्ज कर लेता हूँ ये, तो अंदर जो इसकी लेयर होती है इंटीमा ऑफ द आर्टरी के अंदर, वहाँ जाके एक लेयर बन जाती है। फिर डेली आप देखें सुबह से लेकर रात तक ये लेयर फिर बढ़ती जाती है और आस्ता आस्ता इसको तंग करती जाती है। 20 में आप 20 ईयर्स और ऐड कर लें, से 40 ईयर्स, तो राउंड अबाउट देखें मैक्सिमम 40 ईयर्स के। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट ये, बाज़ औक़ात आप डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि तला हुआ खाना ना खाएं, उसमें जंक फूड आ जाता है। वहीं पे हम ये कहते हैं कि घर में बना हुआ खाना सेफ़ है, लेकिन अगर घर के खाने में भी हम वही ऑयल घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फिर अपने मसाइल हो जाते हैं। तो मैं इसको कैसे किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या किचन को फिर कैसे हम साफ़ रखें कि हम साफ़ खाना खाएँ और सेहत ठीक रहे दिल की हमारी? बहुत अच्छी बात की। घरों के अंदर भी देखे जी, ये जो हार्ट की बीमारी है, ये मैं कहता हूँ ये किचन की बीमारी है। ये किचन से स्टार्ट होती है, और जब तक आप अपने किचन को कंट्रोल नहीं करेंगे, चाहे वो आपका घर है, तो चाहे वो होटल है या कहीं भी है, तो ज़रा होटल्स या बाहर आउटसाइड जो भी खाने हैं उनमें तो बिल्कुल ये एक तो 2 नंबर होता है ना, ये मेरे ख्याल 10 नंबर घी और ऑयल यूज़ करते हैं। देखिए आप मार्केटों में चले जाएं, जो आपको चिप्स मिलते हैं, जो पकौड़े मिलते हैं, आप देखें आजकल सीज़न है पकौड़ों का, मेरा ख्याल है जो यकम रमज़ान को उन्होंने वो तेल डाला है या घी डाला है वो आखिर तक वही चलेगा। अल्लाह अकबर। ऐसे वो रिसाइकल हो रहा होता है साइकिल, उसके अंदर सारे वो जो ट्रांस फैट्स होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारा घी ऑयल के अंदर होती है। तो घरों में भी मैं यही आपको कहूँगा कि जब तक ये कट ऑफ नहीं करेंगे ऑयल घी को, उस वक्त तक आप ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये जो नई थेरेपी EECP थेरेपी जो है, इसके बारे में ज़रा बताएं, क्या ये मुतबादिल हो सकता है? ये जो बाईपास करवाते हैं या एंजियोप्लास्टी करवाते हैं दिल के मरीज़, उसका अल्टरनेट ट्रीटमेंट हो सकता है? ये EECP थेरेपी है बेसिकली इस एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ठीक है। ये अर्ली 90s की इन्वेंशन है, वो आज की नहीं है, और काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, मतलब US में, UK में, यूरोप में, हर जगह बड़ी कामयाबी से हो रही है। और ये उन पेशेंट्स के लिए होती है कि जो बाईपास नहीं करवा सकते
या टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। अक्सर डॉक्टर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, भाई इनको शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, भाई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज़ है, ओल्ड एज है, तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है, हाई रिस्क पेशेंट है, या आर्टरीज की पोजीशन बाद वक्त ऐसी होती है कि उसमें उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे मरीज़ जितने भी रिफ्यूज़ल होते हैं, या बाद वक्त कई दफ़ा मरीज़ों की बार बार एंजाइना पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के बाद बार बार सीने में दर्द हो रहा है, इवन एंजियोप्लास्टी और बाईपास करवाने के बाद भी कई दफ़ा लोगों के जो हार्ट है वो डायलेट कर जाते हैं, जो कहते हैं कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर के पेशेंट है, उन लोगों के लिए, और बार बार जिनको जो है ना मुख्तलिफ इश्यूज हो रहे हैं, सीने में घबराहट हो रही है, बोझ बढ़ उस लिहाज से तो वो काफ़ी मौसर लगती है। तो प्रोसीजर अगर इसका हम डिस्कस करें डॉक्टर साहब, इसका प्रोसीजर क्या? जी, इसमें होता ही है कि पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो हमारे पास एक मशीन है जिसको ECP थेरेपी कहते हैं, उस पर काउच पे मरीज़ ने लेटना होगा। काउच पे लेटता है तो उसकी जो लोअर लेग्स है ना, ये लोअर लेग्स इस थाइस पे और बटक के इर्द गिर्द एक बेल्ट्स बांधी जाती है। उस बेल्ट्स को जब ऑन करते हैं हम तो उसमें हवा भरी जाती है, और उसका कमाल ये है कि जो ब्लड हमारा एक्स्ट्रा ब्लड है ना हमारा, वो लोअर लेग्स में इकट्ठा रहता है। तकरीबन 30-35% ब्लड हमारा जब हम वॉक शॉक नहीं करते वो ज़रा वो एक किस्म का वेस्ट होता है। जब हम लोगों को जो वॉक भी कहते हैं, वॉक का फिनोमेना भी यही होता है कि जो ब्रिक्स वॉक करते हैं, ये हमारे जो काफ मसल्स हैं, दे एक्ट एज अ सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। वो कहते हैं ना आपका दिल आपके कदमों में, वो यही होता है कि आपका दिल ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो ये ब्लड को नीचे से पुश एंड पुल के जरिए दिल की तरफ फेंकता है, और इसी तरह ये मशीन फिर ये काम करती है। उसमें जब हवा भरी जाती है तो वो यहाँ से ब्लड को स्क्वीज करके लोअर लेग्स में सारा और टुवर्ड्स हार्ट बढ़ती है, और इस दौरान क्या होता है कि कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं, एक तो वो प्रेशर के साथ खुलती हैं, और दूसरा साथ फिर कुछ एक्स्ट्रा। जबरदस्त। लेकिन डॉक्टर साहब, इज इट एक्सपेंसिव? आम लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस थेरेपी को? नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब कोई 2-2.5 लाख के करीब इसके एक्सपेंस है फॉर 35 डेज। ये बेसिकली 1 आवर सेशन होता है फॉर 35 डेज। यू हैव टू कंप्लीट 35 सेशंस ऑफ दिस ट्रीटमेंट, और ये FDA अप्रूव्ड है, जो हमारी अमेरिका के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी भी हमारी कार्डियोलॉजी की एसोसिएशंस हैं, अमेरिकन हार्ट है, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, और जो चाइनीज कॉलेज, इन सब ने इसको सर्टिफाइड किया है। और एक और कंसर्न भी होता है ना डॉक्टर साहब पेशेंट्स का या लोगों का, कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई नया तरीका इलाज है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो शुरू में पता ना चले, तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस थेरेपी का? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी किस्म का हार्म नहीं है, कोई देखे ना, हमने तो मरीज को एक सुई तक नहीं लगनी उसमें, मरीज ने लेटना है और मशीन ने अपना काम करना है। और यकीन करें, इतने क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आते हैं फार फ्लंग एरिया से, जो कहते हैं हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हमें दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है। वो जब ब्लड सप्लाई एनहेंस होती है, बढ़ती है, उससे बेसिकली फिनोमेना आपके ब्लड सप्लाई का है, उससे ना से देखे ना, ब्लड जब एक आर्टरी एक 90% ब्लॉक है, इसका मतलब है कि सिर्फ 10% ब्लड वहाँ से गुजर रहा है, तो इसके ज़रिए 35% एक्स्ट्रा ब्लड जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 45-50% ब्लड आपका जब एनहेंस होता है, उससे ना सिर्फ आपका दिल की परफॉर्मेंस फंक्शंस बेहतर होती है, बल्कि इवन कई हमारे पास फालिज के मरीज ठीक हो जाते हैं, बैकएक वाले, और ये तो बहुत अच्छा है। और आपने कहा कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, क्या सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो इस वक्त कार्डियक डिजीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल है, या फिर आप जैसे कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये कर रहे हैं? अभी मैं तो प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूँ, लेकिन पहले काफ़ी अर्सा पहले अर्ली 2002 से शिफा इंटरनेशनल में हो रहा था ये यहाँ। लेकिन ये होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक और ऐसे मरीज जो बाईपास नहीं करवा सकते, उनको। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत फ़ायदा हुआ, हमें बहुत सारी मालूमात भी मिली, और सबसे फ़ायदा इसका, सबसे अच्छी बात इनफैक्ट ये है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे जिनका जैसे डायबिटिक पेशेंट्स का जिक्र है या ओल्ड एज पेशेंट्स का जिक्र है, तो वो इस ऑल्टरनेटिव सोर्स के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने बात किया वो सबसे ज़रूरी है, वी नीड टू वर्क ऑन आवर लाइफस्टाइल। हम क्या खा रहे हैं वही हमारे जिस्म से फिर बीमारियों की सूरत में बाहर आएगा। सो फिजी ड्रिंक्स, ऑयली चीज़ें, इनसे दूर करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल का हम बार बार जिक्र करते हैं कि लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से ना जो बेवजह लग सकती हैं आपको, उनसे आप बच सकते हैं। तो ये सेशन था हमारा उन तमाम लोगों के लिए जिनको दिल का मसला है, तो आपके लिए एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट दिल लगाने का मसला है, दिल टूटने का वाले लोग, अमराज़े क़ल्ब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ECP थेरेपी जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अब ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।
रमजान और हम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जिक्र कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर का जो कि आप डेफिनेटली सुनना चाहते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ अस समहाउ आर टेक्नोलॉजी यूजर्स, फेसबुक वगैरह हम सब यूज़ करते हैं। सो मेटा जो है, फेसबुक मेटा की बात हम करें, उसने फैक्ट चेक सिस्टम ख़त्म कर दिया है अब, और मुतबादिल नए कम्युनिटी नोट्स फीचर्स की आजमाइश दोबारा से शुरू कर दी है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या थ्रेड्स हो, ये चारों कंपनियां मेटा के अंडर आती हैं। तो उन्होंने जनाब कम्युनिटी नोट्स अब आसान लफ्ज़ों में आपको समझाएं, तो इसको आजमाने का जो स्टार्ट है वो अमेरिका से होगा। पहले ये होता था कि जब भी कोई खबर पोस्ट की जाती थी तो उसको फैक्ट चेक सिस्टम था, कंपनीज इंगेज की थी मेटा ने, जो कि मेक श्योर करती थी कि खबर ठीक है या नहीं। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया है कि फैक्ट चेक सिस्टम नहीं होगा। अब जो नीचे लोगों के नोट्स आएंगे ना, यानी कि मैं और आप आके नीचे कमेंट्स में तस्दीक करेंगे कि खबर ठीक है या नहीं, कि ये सही है या नहीं है। आपको लगता है ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट चेक एक सिस्टम जो था ना, उसके थ्रू बहुत सारी खबरें जो हमें नहीं पता होती थी हमें बता देता था मेटा कि ये फेक न्यूज़ है या फिर ये सच न्यूज़ है। इसका असर क्या होगा, क्यों ये फैसला किया गया है, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट असद बेग। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? ये जो नया सिस्टम आप ला रहे हैं, नया फीचर जो अब आ रहा है और फैक्ट चेक को ख़त्म किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट है, और एज यूजुअल आप लोग वन ऑफ द फर्स्ट हैं जो कि इस पे बात कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये इसका आपने जो कंपनीज की बात की ना अभी जब आप इंट्रो दे रहे थे, तो वो कंपनीज एसेंशियली जर्नलिस्टिक मीडिया आउटलेट्स थे। मसलन AFP है या AP है, और इसी तरह बाकी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी इदारे हैं, न्यूज के इदारे हैं जो कि मेटा के साथ फैक्ट चेकिंग, ट्रस्टेड फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स थे। अब वो खत्म करने का मतलब ये है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन की फैक्ट चेकिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग करनी शुरू कर दी। तो फिर हम ये करते हैं कि हम न्यूज और जियो न्यूज और पाकिस्तान में डॉन न्यूज और ये जो सारे जर्नलिस्टिक इदारे हैं इनको भी बंद कर देते हैं और ट्विटर से खबरें लेना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन गेट कीपिंग है एक जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड से जो की जाती है, और जो ट्रस्ट डेवलप होता है मीडिया का और कंज्यूमर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जर्नलिस्टिक मीडिया है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है। इसलिए जो फैक्ट चेकिंग, जब स्पेसिफिकली हम कहते हैं ना कि पोस्ट ट्रूथ एरा में हम रहते हैं, तो वो पोस्ट ट्रूथ एरा का मतलब यही है कि जहां पे हम इंफॉर्मेशन गेट कीपिंग करके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते आम लोगों को, वहां पे ही जर्नलिस्टिक इदारों का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट और ये जो मेटा की डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है ना कि इस डेवलपमेंट की वजह ये है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती जा रही है, ये रीजंस जो दी गई हैं, आपको लगता है ये ठीक है? और दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मेरा सवाल ले लें उसके बाद मैं आ जाती हूँ, कि ये जो अब ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्राउड सोर्सिंग जब की जाएगी और फैक्ट चेकिंग का एक निज़ाम मौजूद नहीं होगा, तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, क्विकली आपने बहुत सही बात की है, बिल्कुल सही आपका असेसमेंट है। पॉलिटिकल एक तरीका कार है। इलॉन मस्क ने जो लाइन ली है ट्विटर पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, वो एग्जैक्टली ये वही लाइन है कि जहां पे ऑल्ट मीडिया, जिसको हम ऑल्टरनेट मीडिया कहते हैं, उसको एम्पावर किया जा रहा है, और जो एक्चुअली मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टिक मीडिया है जिसमें आपके जैसे इदारे, हमारे जैसे लोग, हम सब आते हैं, उसको डिसएम्पावर किया जा रहा है। तो ये एक बाकायदा स्ट्रैटेजी है जहां पे, और उसकी वजह ये है क्योंकि जब जर्नलिस्टिक मीडिया होता है, तो आपने पाकिस्तान में भी देखा है, हम हर किस्म की खबरें करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल ना हो। हमारा अपना एक काम है, हमारा एक अपना जॉब है। तो इसी तरह से ही जो ऑल्ट मीडिया है वो जॉब नहीं देखता। ये हम, आपको याद है आपने शो भी किया था एक यूनिवर्सिटी में, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया और जर्नलिज्म मीडिया में क्या फर्क है। ये बिल्कुल वही फर्क है। जो जर्नलिज्म मीडिया है वो जॉब देखता है अपना, कि हमारा काम है। जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ ये देखता है कि हमें व्यूज कितने मिल रहे हैं। और दूसरी आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जब ये चीज की जाती है कि हम कम्युनिटी से इंफॉर्मेशन लेंगे, तो कम्युनिटी में हमेशा 2, 3, 4 नैरेटिव्स होते हैं। और उनमें से एक ही नैरेटिव सही होता है। मसलन पाकिस्तान में आप कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठा के देख लें, तो उसमें आपको कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नजर आएंगी। और फिर आपने ये देखा होगा कि जब इंटरनेट की हम बात करते हैं, तो इंटरनेट पे कोई 1 या 2 किस्म के ग्रुप्स जो हैं सिर्फ वही पॉपुलर होते हैं। और यही वजह है कि जो इंटरनेट पे जब हम ये सर्वेस कराते हैं, तो हम उसको डेटा को नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली, या जो कैंपेन चलती है, फॉर इंस्टेंस आपने बहुत अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो सिमिलरली जब ये काम हो जाएगा कि कम्युनिटी नोट्स में इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया जाएगा, तो आप खुद समझ सकती हैं कि क्या होगा। और वंस अगेन आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो आपने बात मैंने कर रहा था उसको समराइज कर दिया है कि ये सारा पॉलिटिकल है। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली उसका मकसद यही है कि ऑल्ट मीडिया को एम्पावर करना है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे जैसे इदारे हैं, आपके जैसे इदारे हैं, उनको डिसएम्पावर करना। अच्छा, इस पे
हमने जो कि एलॉन मस्क की एग्जांपल लिया, तो उनका जो ट्विटर है या एक्स है वो भी तो इसी पैटर्न पे चल रहा है, नोट्स के फॉर्मेट पे चल रहा है, और उसकी मकबूलियत भी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ पे तो दुनिया की हर शख्सियत, छोटे से आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ी शख्सियत, अमेरिकन प्रेसिडेंट तक वहाँ पे मौजूद है। तो एक तो क्या मेटा का बुनियादी ये बिजनेस मॉडल तो नहीं है टू इनकाउंटर देयर काउंटर पार्ट्स, आई मीन उसका मुकाबला, नंबर 1। नंबर 2, इससे खबर की जो शक्ल है या मालूमात की जो शक्ल है उस पर भी बतौर जर्नलिस्ट आप कोई असर देखते हैं पड़ता हुआ इस अमल से? देखिए, पॉपुलैरिटी की तो अगर आप बात करें तो फिर आजकल में आप इलॉन की जो बाकी कंपनीज हैं, फॉर इंस्टेंस टेस्ला है एंड सो ऑन, उसकी पॉपुलैरिटी आप देख लें कि उनके क्या हालात हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, और जो उनके इंडेक्सेस हैं उनका कितना बुरा हाल है। और यहाँ तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप को खुद आके इलॉन के साथ टेस्ला का ऐड करना पड़ रहा है, तो वो तो आप उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आई थिंक जो दूसरा सवाल है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए कि जब देखिए पाकिस्तान में भी कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, उसमें कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने लोग मरे, आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारे नैरेटिव होते हैं, और पॉपुलर नैरेटिव वही होता है जिसके पीछे ज्यादा लोग खड़े होते हैं, या कम से कम जिसके पीछे ज्यादा अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहां तक तो हम एग्री करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पे जो ऑर्गेनाइज तरीका है किसी चीज को पॉपुलर करने का, उसको अभी हम काउंटर नहीं कर पा रहे। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? मसलन वो जो कैंपेन्स का करने का तरीका है इंटरनेट पे, हम उसको नहीं कर पा रहे। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स ज्यादा एम्पावर होंगी जब कम्युनिटी से लोग आके इंफॉर्मेशन देंगे, या वो डिसएम्पावर होगी जब उसमें मीडिया का रोल खत्म हो जाएगा, जब उसमें सहाफियों का रोल, आपसे यही पूछने लगी थी कि व्हाट डू यू प्रेडिक्ट कि आगे अगर ये अब खत्म हो जाता है, फैक्ट चेक सिस्टम खत्म हो रहा है और ये नया फीचर आ रहा है कम्युनिटी नोट्स का, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट क्या होगा? ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है इसी तरह से बढ़ेगा, स्कैमर्स जो हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए आसानी हो जाएगी, मेटा पे डिस्ट्रस्ट भी तो बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है। जी असद, देखिए डिस्ट्रस्ट इसलिए नहीं बढ़ेगा इमरान मेटा पे बिकॉज ऑल्ट मीडिया वैसे ही बहुत पॉपुलर है। अब वंस अगेन हम क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कैंपेन अपनी वीलॉगर्स में और यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स के साथ की थी। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई इसने। तो ये जो ऑल्ट मीडिया की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, जो आपने बात पूछी थी ना कि होगा क्या, प्रेडिक्शन क्या है, देखिए ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक, मैं जितना इस पे एम्फसाइज करूं उतना कम है, बहुत ज्यादा खतरनाक है मीडिया के इंस्टीट्यूशंस के लिए। पाकिस्तान में भी मीडिया के जो इदारे हैं जो बहुत डिपेंड करते हैं मेटा पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट प्रोलिफरेट करने के लिए, एंगेजमेंट लेने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम इंडिकेशंस ये मेटा के अपने लिए कितना फायदेमंद है असद, क्यों ये फैसला किया गया? और ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्या ये इंडिपेंडेंट फैसला हो सकता है मेटा का, या फिर वो इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं? ये फैसला करवाने के लिए किसी ने इन्फ्लुएंस भी किया हो सकता है उनको? देखिए सिंपल सी बात है कि जब किसी को नुकसान होता है तो उसका फायदा किसी को होता है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट? सो अगर जर्नलिस्टिक इदारों को एम्पावरमेंट खत्म की जा रही है, उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उसका जो फायदा है वो मेटा को खुद होगा, ट्रैफिक बढ़ेगी। देखिए जितने ज्यादा आप नैरेटिव्स प्रमोट करेंगे उतने ज्यादा आपकी ट्रैफिक बढ़ती है प्लेटफॉर्म पे। 2016 में जिसको हम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स कहते हैं, जो कि इलेक्शंस, अमेरिकन इलेक्शंस में की गई थी, उसमें से बहुत पैसा कमाया था मेटा ने। सो ट्रैफिक बढ़ती है, तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक इंसिडेंट, एक स्टैंडअलोन नहीं है, बल्कि ये पूरा एक ट्रेंड है क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ किया जा रहा है, जिसमें इलॉन मस्क भी है और बाकी लोग भी। राइट असद, वन मोर क्विक क्वेश्चन आखिर में, लेट्स सपोज अब ये सिस्टम तो आ रहा है जैसे कि हम बात करें और मेटा इस पे कन्विंस्ड है, इस सिस्टम की बेहतरीन शक्ल फिर क्या हो सकती है कि डैमेज कम से कम हो आपके ख्याल में? देखिए अभी तो फ्रैंकली हमें नहीं पता कि वो किस तरह इसको ऑपरेट करेंगे। जो मेटा की अपनी रिलीजेस हैं वो खुद अभी बहुत मुझे लग रहा है कि अनश्योर है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम लोगों को लेंगे और फिर उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, तो अभी इट्स नॉट सर्टेन। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब जर्नलिस्टिक इदारों को सोचना चाहिए कि उनके कंटेंट का फ्यूचर क्या होगा। अगर कभी ऐसा मामला आता है कि मेटा और बाकी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि हम यूजर कंटेंट को प्रेफर करेंगे और जर्नलिस्टिक कंटेंट को प्रेफर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे मीडिया के इदारों का क्या होगा? मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम आगे सवाल फिर ये आ जाता है ना असद, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि फेक न्यूज कौन सी है और असल न्यूज कौन सी है? उसके लिए लोग फिर टीवी लगाकर ही देखते हैं कि टीवी पर आ रहा है तो ये ठीक होगा। इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है। ज़करबर्ग इस बात से एग्री नहीं करते।
बिकॉज अगर जकरबर्ग इस बात से एग्री करते तो वो मीडिया के इदारों को एम्पावर करते फैक्ट चेकिंग करने के लिए। उन्होंने ये काम नहीं किया। इनफैक्ट वो ये जो काम कर रहे हैं खत्म कर, एक तरफ हमारे सर पे इस तरफ पैका है, इस तरफ मेटा है। सो ये जस्ट कंफ्यूज के जाएं तो जाएगा, मीडिया जाए तो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। ने अपना वक्त दिया और इस आम मौजू पे हमसे बात की। सो मेटा इज डिसाइडिंग जी, अब वो फैक्ट चेक सिस्टम को खत्म करेगा, अपने कॉन्टेक्स्ट को खत्म करेगा और अब वो फोकस करेगा आपकी और मेरी राय पे। यानी कि किसी ने लिखा फॉर एग्जांपल फलां जगह पे जलजला आ गया है, तो वो आयशा का कमेंट, इमरान का कमेंट या XYZ का कमेंट डिसाइड करेगा जिस तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि ये फैक्ट है या नहीं। परसेंटेज आ जाएगी मेरे ख्याल से, कितने परसेंट कह रहे हैं, 70% कह रहे हैं ठीक है, तो फिर ये सच खबर है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस तरह की सूरत हाल को लेकर। आगे बढ़ जाते हैं। हमने सोचा कि ये एक टेक्नोलॉजी से मुतालिक इनोवेशन है, एक नई डेवलपमेंट है, तो आपके साथ शेयर की जाए। थोड़ी सी ज़रा आपकी सेहत और जहनी सेहत से मुतालिक भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने सेगमेंट्स में, अपने शो में आपकी जहनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। हम अक्सर दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह बना लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? आप कभी प्लेन में बैठे हों, आपने भी ट्रैवल किया हुआ है, तो कहा जाता है ना कि दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी मदद कीजिए। अपनी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मदद नहीं करेंगे तो शायद आप फिर दूसरों की मदद ना कर पाए। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम अपना ख्याल रख रहे होते हैं, कोई सेल्फ केयर कर रहे होते हैं, तो हमें सेल्फिशनेस फील होती है या हमें गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। तो इस फीलिंग जो है, गिल्ट फील करने वाली जो फीलिंग है, इससे कैसे निकला जाए, कैसे रोका जाए इसको? मसला ये है कि एहसास भी इसका दूसरे लोग ही दिलाते हैं कि नहीं ये तो तुम खुद गर्जी करे हो। बाज़ औक़ात इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। ठीक है, अपने आप को पैम्पर करना, सेल्फ केयर करना। खैर हमारे साथ इस वक्त ताहिरा मलिक हैं जो कि साइकोलॉजिकल मामलात में हमारी मदद करती हैं। आज भी हमने इनको मदद किया है। उनसे ज़रा हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को, सबसे पहले तो ताहिरा थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। रमज़ान के अंदर भी आप सेल्फ केयर को कैसे हमें एक्सप्लेन करेंगी, इसको कैसे देखती हैं आप, इस फिनोमिनन को कैसे देखती हैं? सेल्फ केयर जो नाम है खुद वो बड़ा पॉजिटिव है, तो वो सेल्फिशनेस से डिफरेंट है ना। सेल्फ केयर तो है कि जो मेरी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल करना। तो जब ज़रूरियात हैं तो जैसे सेहत है, मेरा काम है, प्रोफेशन है, उसका ख्याल करने में तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल में। वो है सेल्फिशनेस जहाँ आप दूसरे हकूक़ ख़राब करने लगे अपने लिए। तो मेरे ख्याल में तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे इस महीने में हम देखते हैं कि बड़े बर्न आउट हो जाते हैं लोग, बहुत थक जाते हैं। ख़वातीन का मैं बहुत व्हाट डू यू थिंक सेल्फ केयर में क्या क्या आ जाता है? सेल्फ केयर में आपके सेल्फ को जो नीड्स हैं, आपकी सेहत सबसे बड़ी, फिजिकल हेल्थ, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, खाने में आप मुनासिब खाना खाते हैं कि नहीं, आप विटामिन्स ले रहे हैं कि नहीं, अपना देख रहे हैं, पानी पूरा पी रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी तो फिजिकल हेल्थ है। फिर है आपकी मेंटल हेल्थ कि क्या आप कितने लेवल की, किस हद तक स्ट्रेस ले रहे हैं, जितनी स्ट्रेस ज़रूरी है वो ले रहे हैं या बाकी लोगों की भी स्ट्रेस आप ही ले रहे हैं। ये है मेंटल हेल्थ हो गई। फिर उसके बाद प्रोफेशनल कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या आपने कोई ऐसी कुर्बानी तो नहीं दे दी कि अपना काम छोड़ के घर बैठ गए या अपना काम में लेकिन तायरा समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आपने अपने हिस्से का काम किया, अपनी जॉब किया, जॉब के बाद आप घर गए हैं और घर जाके आपको ये फील हो रहा है लेजर टाइम आप गुजारना चाह रहे हैं, बट लेजर टाइम में भी आपको गिल्ट फील होना शुरू हो जाए कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो लेजर टाइम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट यू एग्री? ये तो जनरेशनल है ना, हमारे अंदर जनरेशनल एक अनसुनी अनकही बातें जो हमारे अंदर हैं, माओ से आई हैं, माँ ने अपनी माँ कुछ कर नहीं रही, कुछ कर नहीं रही। और ये यकीन करें सिर्फ हमारे कल्चर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। हमारा कल्चर ज़रा ज़्यादा इस तरह है, लेकिन ये जो गिल्ट है ये तो जनरेशनल है। और जब तक आप खुद जब घर बैठी होंगी ना और जब गिल्ट आएगा तो आपको खुद ही उस टाइम पॉज करना है और रिमाइंड कराना है अपने आप को इस शो के बारे में, या जनरली वो कोई और आपके लिए नहीं करेगा। हमारी ख़वातीन का जो ये है कि सेल्फ केयर मैं नहीं करती हूँ कि कोई और करे, मुझे याद दिलाए, ये नहीं होगा। आपको खुद गिल्ट से तो जान खुद ही छुड़ानी पड़ेगी। और ये जनरेशनल है, ये कोई अक्सर हमें बेहतर है कि फिर इसमें दूसरे लोगों की बातों को ज़्यादा जगह ना ही दी जाए। अच्छा, वे टू स्टार्ट, शुरू कहाँ से करें? उससे पहले एक स्टेप पीछे आए ना कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हर बंदे का अपना अपना रीज़न है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको ये मैसेज बचपन से दिया जाता है कि तुम ये फर्स्ट आओगे तो अच्छे बच्चे होगे, अच्छी तरह आंटी आई हुई हैं, चुप करके बैठोगे तो अच्छे हो गए, यू नो। और फिर पेरेंट्स आपके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी पढ़ाई को, आपके अकम्पलिशमेंट्स को बहुत ब्रैग करते हैं। तो बचपन से ही आप दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं अच्छा तभी हूँगा या मैं एक्सेप्टेड तभी हूँगा, लव्ड तभी हूँगा जब मैं कुछ अचीव करूँगा। तो पहले तो आप ये सोचें कि आपको क्या वही थॉट तो नहीं आ रही है, तो वो बचपन की थॉट तो नहीं है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तभी लगूंगा जब मैं इस लेवल पे, ख़ास लेवल पे पहुँचूँगा। पहले तो ये देख लें रीज़न क्या है। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें तो देखें इमरान, वो नेचुरल भी है ना। सोसाइटी वाकई इतनी बदल गई है और इतनी तेज़ हो गई है और फाइनेंशियल नीड्स हमारी इतनी बढ़ गई हैं, इकॉनमी ख़राब है, तो कुछ तो वाकई उसमें रियलिटी भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी ये जॉब अच्छी नहीं है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम दायरा, अगर हम इन दो जनरेशन्स का, एक हमारी अब वाली है या इससे पहले वाली, अगर तकाबली जायज़ा लें तो वेयर डू वी स्टैंड? क्या ये पहले मामला बेहतर था सेल्फ केयर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, या अब बेहतर है? हाउ डू यू कंपेयर?
है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पेरेंट्स बस पैदा कर लेते थे और बस कहीं हम ख्याल तो करते थे, ऑफ कोर्स प्यार ज़्यादा ही करते होंगे हमसे, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतनी स्ट्रेस लेते नहीं थे हमारे फ्यूचर की और इतनी की, बस पढ़ा दिया, महल्ले का सिटी का जो भी कॉलेज है उसमें पढ़ गए, वहीं कहीं यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ गए। अब तो जी यूनिवर्सिटीज़ में भी कंपटीशन है, अब बाहर के मुल्क भेजो, अब ये ग्रेड्स आए, अब तो ये जो ओ लेवल्स ए लेवल्स ने एक हमारे यहाँ एक रेस लगा दी है, हमारे पेरेंट्स को नहीं इतना होता था। तो आप सही कह रहे हैं कि जनरेशन ज़्यादा गिल्ट की है, लेकिन अगेन उसमें सिर्फ हमारा मेंटल नहीं है, उसमें सोसाइटी का रियलिटी भी यही है ना इमरान, सोसाइटी भी तो बदल रही है ना, उनके ज़माने में इतना कॉम्पिटिशन। तो फिर ये जो गिल्ट फील होता है ताहिरा, जान कैसे छुड़ाएं इससे, कैसे फील हो कि नहीं हम अगर सेल्फ केयर कर रहे हैं तो इट्स फाइन, हम भी डिजर्व करते हैं, कैसे? नंबर 1 तो पहले वही बताया कि रीज़न क्या है मेरा, क्या सच है कि नहीं है। नंबर 2, क्या मैं खुद कितना इंपॉर्टेंट हूँ या कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अपने आप को कितना पसंद करती हूँ। हमारे अक्सर लोग जो गिल्टी हैं ना वो इसलिए हैं कि वो अपने आप को इतना पसंद नहीं करते, दे आर वेरी जजमेंटल ऑफ देमसेल्व्स। तो जो सेल्फ लव है ना कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे भी हक है, चाहे घर वालों ने नहीं दिया, हस्बैंड या वाइफ नहीं एक्नॉलेज कर रहे हो, लेकिन मैं खुद तो अपने आप से प्यार करूँ ना। दूसरे का इंतजार करना छोड़ दें कि आपका हस्बैंड आपको इंपॉर्टेंस देगा, आपकी वाइफ आपको इंपॉर्टेंस देगी, माँ बाप आपको कहेंगे बेटा तुम बहुत अच्छे बेटे हो, बेटी हो, रेस्ट कर लो बेटा, नहीं, दूसरे का इंतजार करना छोड़ दें। देयर आर सर्टेन पीपल who like to live alone, पता नहीं उसे लोनलीनेस कहें या प्राइवेसी कहें या क्या कहें, लेकिन उनको पसंद है। तो ये इसको आप साइकोलॉजिकली कैसे देखते हैं आप, ये कैसा है अकेले रहना? एक बड़ी अच्छी टिप जो अक्सर हम देते हैं क्लाइंट्स को कि पहले अपनी प्रायोरिटीज़ तो लिख लो ज़रा कहीं। हमारे यकीन करें जब वो लिखने बैठते हैं तो दे रियलाइज़ कि इतनी मडल्ड अप प्रायोरिटीज़ हैं और उसमें से कई चीज़ें थी जो निकाली जा सकती थी, लिखने के बाद समझ आई है। तो पहले तो मैं कहूँगी पेन पेपर उठाएं, मैं हमेशा आपके शो पे पहले भी बात कर चुकी हूँ और कॉन्टेक्स्ट में, पेन पेपर उठाएं, प्रायोरिटीज़ तो लिखें कि किस पे गिल्टी होना बनता है, किस पे गिल्टी नहीं होना बनता, 2 जगह बना लें। दीज आर माई ड्यूटीज़ जो मेरी पर्सनली हैं, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, वाइफ, हुएवर, एंड दीज आर द ड्यूटीज जो मैंने ले ली हैं या लोगों ने मुझ पे थोप दी हैं। पर वो तो पहले तो उन कामों से गिल्ट आप नेचुरली हटा लेंगे। दूसरा वही कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं भी दुनिया में इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। और तीसरा, अगर आप रिसर्च कर लें, यकीन करें कि आपकी सेहत कितनी ख़राब होती है गिल्ट से। आप दुनिया के सारे जो बड़े बड़े ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, दुनिया के ये जो कैंसर्स हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये सब आप यकीन करेंगे उन लोगों को थे, स्पेशली ख़वातीन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे जो बचपन से या जवानी से स्ट्रेस लेती आई और मिड 30s में आके बीमारियाँ हुई। तो व्हेन यू थिंक अबाउट योर हेल्थ तो खुद ही वो गिल्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए। चलो, ये वैसे मेरा अगला सवाल भी था, ये जो आपने गिल्ट से जान छुड़ाने की टिप्स बता दी, दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अच्छा कि आपने पहले बता दिया। अब जरा वो प्राइवेसी वाले पॉइंट पे भी आ जाए, इफ समबडी लाइक्स टू लिव अलोन, प्राइवेसी, लोनलीनेस, क्या कहेंगे इसको, नफ्सियाती तौर पे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ लोग हैं इंट्रोवर्ट्स हैं और कुछ लोग हैं एक्सट्रोवर्ट्स हैं। अगर जो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, जो उसको सुकून मिलता है अकेले रह के, तो फिर उसको आई थिंक गिल्ट फील नहीं करना चाहिए और उसको अपना टाइम लेना चाहिए अलग। आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया, अक्सर ये लोग गिल्ट के मारे और कि हमें गिल्ट हो रहा है और वो सेल्फ केयर छोड़ देते हैं, इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा, और वो एक्सट्रोवर्ट्स बनने की कोशिश करते हैं। देयर आर सो मेनी इंट्रोवर्ट्स जो कॉपी करते हैं एक्सट्रोवर्ट्स को, हर शादी में जाना है, शादी के हर फंक्शन में जाना है, सबको मुबारकबाद देने जाना है, और देन दे गेट एग्जॉस्टेड, देन दे गेट टोटली बर्नड आउट, और वो कहते हैं हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बीमारी, मतलब सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, वो इसलिए होता है। तो अगर आपको अकेले मज़ा आता है तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। आप घर वालों को बताएं, अनाउंस करें कि भाई अब मैं 1 घंटा अकेला रहूँगा। मैं तो बता ये शुरू कर दिया इमरान कि मैं तो बता के कि अब मैंने अकेले कॉफ़ी पीने जाना है, उस पर बड़ी पहले जजमेंट हुई घर वालों की तरफ से कि अकेले कौन कॉफ़ी पीता है, ये तो पागल लगोगी तुम, ये क्या, देन बट आई मेड श्योर कि आई वेरी नाइस। इसका मतलब हम ये समझे कि जो सेल्फ केयर है वो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स इन दोनों के लिए मुख्तलिफ है। देखने वालों को कि अगर अपनी हेल्थ के लिए आप एक दफ़ा फ़ोन उठा के ज़रा सर्च तो करें कि जो लोग ओवरबर्डन्ड हैं, ओवरवर्क्ड हैं और अपना केयर नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं निकाल रहे हैं, और उन पे क्या बाद में 40s में 50s में राइट। हम ताहिरा जब भी हम किसी नफ्सियाती मसले की बात करते हैं तो उसमें आई पर्सनली बिलीव, आप भी इससे एग्री करेंगे कि आसपास के लोगों का बड़ा रोल होता है। इस पर्टिकुलर मामले के अंदर जब हम गिल्ट की बात करें, सेल्फ केयर की बात करें, आसपास के लोगों का कितना रोल है इसमें? पहला तो उनका रोल ये बनता है कि सोसाइटी के शुड को छोड़ दें। शुड, शी शुड कुक अफ्तारी, I should do this, she should go to all aftaris, और he should go to my अम्मी अब्बू's house for a अफ्तारी, ये जो शुड है ना सोसाइटी के, इसको तो छोड़ें कुछ अपने प्यारों के लिए। पहले इस शुड को छोड़ेंगे तो फिर बहुत सारे मसाइल हमारे खुद ही हल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जब भी आपको मदऊ करते हैं आप इस अहम मसले पे भी, और जब भी कोई इशू अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने सेल्फ केयर में कोई बुरी बात नहीं है भाई, अपना ख्याल रखना कीजिए, गिल्टी फील मत कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। लाहौर इस्लामाबाद इसके मुज़ाफ़ात में अल्हम्दुलिल्लाह एक और अफ्तार अपने तकमील की जानिब गामज़न है और उम्मीद है आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम इलाही साहब है, आज हम जिस मस्जिद का तज़किरा करने जा रहे हैं इस्लामिक लैंडमार्क्स को लेकर, वो मिडनाइट मस्जिद है, दी मिडनाइट सन मस्जिद जिसे कहा जाता है, और दुनिया के सबसे बड़े सबसे ज़्यादा सर्द जो खित्ता है ना अंटार्कटिका का, जो आर्कटिक रीजन जिसे कहा जाता है कनाडा के पास वहाँ पे ये वाक़ है। और 6 माह और 6 दिन, क्या 6 माह दिन और 6 माह रात रहती है, और 6 माह वहाँ पर रात रहती है। ये अब देखिए ना वहाँ पर इबादत का सिलसिला फिर कितना मुख्तलिफ होगा। यहाँ का मौसम बेशक इंतहाई सर्द और सख्त होता है, दर्जा हरारत -40 सेल्सियस तक गिर जाता है, तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी। अब यहाँ के मुसलमान आम दुनिया से मुख्तलिफ इस्लामी उसूलों पर अमल करते हुए रोज़े और नमाजों के औकात का तयन, क्योंकि देखें ना अगर 6 महीने रात है, 6 महीने दिन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब सहरी का वक्त है, दिन में ईशा पढ़ रहे हैं, दिन में ही आप फजर पढ़ रहे हैं। तो काफी उनको कंफ्यूजन मुझे लगता है पहले होती होगी, लेकिन अब मैंने सुना है कि काफी हद तक वो लोग जो है ना, कुछ लोग मदीना मुनव्वरा के वक्त के मुताबिक रोजे रख लेते हैं, कुछ करीबी शहरों जैसे कि एडमिंटन या फिर विनिपेग के औकात को देखकर रोजे रख लेते हैं। अच्छा, इसमें खैर का पहलू हमारे लिए भी तो है ना। देखिए अल्लाह ने फिर हमें कितना ब्लेस किया कि मगरिब के वक्त मगरिब नसीब है, रात के वक्त रात है, दिन के वक्त दिन है। ये बड़ी लाइफस्टाइल के मुताबिक जिंदगी के मुवाफिक चीजें हैं। अगर 6 महीने दिन रहता है तो लोग सोते कैसे होंगे, क्योंकि रात बहुत ज्यादा जरूरी है एक डीप स्लीप के लिए। बहरहाल इस सारी सिचुएशन को जरा डिस्कस करते हैं, इस मस्जिद के बारे में मजीद जानते हैं। डॉक्टर खुर्रम इलाही हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। ये 6 महीने दिन 6 महीने रात, वहाँ के लोग जो हैं आर्कटिक क्या कहते हैं आर्कटिक रीजन, किस तरह से फिर इबादत के औकात तय करते हैं? वो तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि वो या तो मक्का के साथ अपना टाइम तय कर लेते हैं, या मदीना के साथ, या करीबी शहर को, जो भी उनको पास तरीन ऐसा शहर हो जहाँ दिन और रात नॉर्मल चल रहे हैं उसके मुताबिक कर लेते हैं। लेकिन इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये आर्कटिक सर्कल की वाहिद मस्जिद है। ये बात मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की नॉर्दर्न मोस्ट मॉस्क कहलाई जाती है। अच्छा, मतलब ये वहाँ पर कोई भी और मस्जिद नहीं है। दुनिया का कोना भी है, दुनिया का एक कोना है जहाँ पर इबादत के लिए मुसलमानों के लिए एक ही मस्जिद, और वो ये मस्जिद है जो आज हम कवर करें। बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पर सिर्फ ये बहुत बड़ा रीजन, और वहाँ पर पहुँचना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, इसलिए वहाँ पर इबादी नहीं होती। और अभी जो आबादी है वो क्यों है कि मॉस्क की या मस्जिद की जरूरत पड़ी, वो इसलिए कि जब वहाँ पर तेल दरियाफ्त हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आबादी ने वहाँ जाना शुरू किया। तो ऐसे ही मुसलमानों ने भी वहाँ जब जाना शुरू किया, तो इस इलाके जो कनाडा का इलाका इनुविक है, इसमें टोटल आबादी 3000 है और मुसलमान 10% हैं, तो तकरीबन हम 300 लोग बनते हैं। तो इन लोगों ने जब इबादत करने का सोचा तो इन्होंने एक ट्रक ट्रेलर को लिया जो सिर्फ 9 बाय 14 फुट का है। ये मस्जिद इतनी स्पेशल है, जो मैं इतनी मेजरमेंट्स दे पा रहा हूँ क्योंकि इस मस्जिद के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुके हैं। और इसकी सबसे खुसूसी बात अभी मैं आखिर में बताऊंगा कि ये मस्जिद खुद मुसाफिर है। हम उमूमन नमाजियों को मुसाफिर समझते हैं जो मस्जिद तक जाते हैं और फिर घरों में वापस आते हैं कि मुसाफिर की तरह वक्त बिताते हैं, लेकिन ये मस्जिद खुद मुसाफिर रही। अच्छा, ये वो कुआं है जो प्यासों के पास पहुंचा। सो इस मस्जिद को बनाने के लिए इस मस्जिद ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये बात भी बतानी बहुत आम है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 1400 किलोमीटर है, तो 3 टाइम्स वो जर्नी तय किया इस मस्जिद ने सिर्फ उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां पर इसके इबादत गुजार मौजूद थे। यानी वो खुद अपना दिल लेकर उस मुकाम पर पहुंची। जब इसको मुसाफिर कहते हैं तो ये बनी बनाई मस्जिद जो है कहीं और से यहाँ पर कहीं और से लाई गई, कहीं और से उसके पीछे वही कहानी है जो मैं सुना रहा था कि जब आबादी बढ़ गई तो उन्होंने ट्रक ट्रेलर में सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ पा रहे थे, और वो 9 बाय 14 फुट का ट्रक ट्रेलर था, जिसकी वजह से कोई ऐसे लग नहीं रहा था कि मुस्लिम कल्चर आबाद हो पा रहा है। और एक मस्जिद की जरूरत थी। जगह वहाँ पर बहुत मुफ्त, समझ ले मुफ्त है, बहुत सस्ती है, लेकिन इसके अलावा वहाँ तामीरात की लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। इसलिए लिटिल मॉस्क ऑफ टंड्रा भी कहते हैं। इतना टंड्रा काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है, खुश्क है, कोई वहाँ पर दरख्त नहीं है और सर्द बहुत ज़्यादा है। तो इन मौसमी हालात में वहाँ पर लेबर लेना। ये जिस औकात के तयन की हम बात करें, इसमें थोड़ा सा इस्लामिक पहलू हो जाता है, लेकिन इसमें फ़िक़्ह में क्या गुंजाइश है इस सारी सूरत हाल में? चूँकि अब अगर फजर की नमाज है तो फजर के औकात में होगी, दिन और रात शायद इसमें लाजमी नहीं है। तो फिर अगर वो मदीना के मुताबिक चल रहे हैं तो रीजन का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हो सकता है जब आप इशा पढ़ रहे हो तो मदीना में फजर का टाइम हो उस टाइम। इख्तलाफ इसी बात पर है, इख्तलाफ इस बात पर है कि आप कौन सा टाइम फॉलो करेंगे, नीरेस्ट सिटी का, अपने करीब तरीन शहर का, या दिनों और रात के औकात नॉर्मल है, या आप मक्का और मदीना का। तो कुछ लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि अगर हमने रेफरेंस पॉइंट लेना है तो फिर इस शहर का क्यों, फिर उस शहर का क्यों ना लेते हैं, तो वो फिर उन्हीं शहर का लेते हैं। वो यूँ नहीं है, वो ये है कि आप
उनके डे शेड्यूल के मुताबिक अपना डे शेड्यूल कॉपी करके अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं। इसलिए जब हम यूरोप जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा दोस्त अहबाब जब उनके घर रुके हों तो आप देखते हैं कि मस्जिदों के अजानों के अलार्म्स बज रहे होते हैं, क्योंकि जैसे कि मुझे डेनमार्क में रहने का मौका मिला, वहां पे भी मगरिब ही कोई रात 10 बजे जाके होती है। और हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, हमारे लिए तो बेहतर है फिर वो टाइम साइकिल ही फॉलो, वो टाइम साइकिल ही अच्छा, ये इसको मस्जिद को जो बनाया गया, एक तो बुनियादी तौर पे इसके बनाने का मकसद महज सिंबॉलिकली यहाँ पे एक मस्जिद की तामीर थी या फिर जरूरत के मुताबिक? जरूरत के मुताबिक। इसको मिडनाइट मॉस्क इसलिए कहा जाता है कि ये उस सूरज के मानिद खुद भी है जो आधी रात को जगमगा रहा है। तो इस मस्जिद ने एक मुश्किल सफर तय किया और उस अंधेरे से निकलती निकलती 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने नमाजियों के पास पहुंच गई। तो नमाजियों को जरूरत थी, वरना ट्रक ट्रेलर के ऊपर मस्जिद थी, हर कोई अपने घर में भी पढ़ रहा था, लेकिन लोग वहाँ कम्युनिटी आबाद करना चाहते थे ताकि एक जो मुस्लिम कल्चर है वो प्रॉपरली वहाँ पे प्रिवेल हो सके। तो मस्जिद ये बन के विनीपेग से ट्रैवल करती 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 इनुवेक तक पहुंची थी। इसने कई वादियाँ, कई पानी, कई पहाड़ क्रॉस किए और आखिरकार ये वहां पर पहुंची जहां पर इसके नमाजी थे। मीनार जो है वो वहां पर बनाया गया। अच्छा। और मीनार जब बनाया गया तो वहां पर एक मशहूर वहां के जो पहले मुअज्जिन है जिनका भी मैं जिक्र करता हूं। इसका आबाद होना भी, अगर ये सिंबॉलिक भी हो इसका वहां पे होना, तो भी मेरे ख्याल में ठीक, इसलिए चूंकि इस्लाम में तो जैसे अब कई हदीस या कई अहकामात मिलते हैं कि बारिश हो रही है तो आप नमाज घर में पढ़ें, या कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल है, तो यहाँ पे तो 40 डिग्री है, बर्फ पड़ रही है, तो घर में पढ़ना भी नमाज ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। तो इस बात में भी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये कम्युनिटी बनाने के लिए, एक कम्युनिटी बनाने के लिए, इसलिए कि इसी मस्जिद में फिर फूड बैंक बना। इस फूड बैंक से सबसे ज्यादा जिन लोगों ने फायदा उठाया वो हत्ता कि इस मस्जिद से 700 किलोमीटर दूर तक भी खाना पहुंचाया गया। और जो उन्होंने हिसाब लगाया तो 600 घरानों को 2 सालों में इस फूड बैंक ने खाना पहुंचाया। तो ये हलाल रेंडियर एज ए फूड बैंक कबूल करते हैं कि अगर आपके पास रेंडियर है और वो हलाल तरीके से ज़िबा किया गया तो ये प्रिजर्व करते हैं और वो गैर मुस्लिम जो घर है उनको भी खाना देते हैं। वहाँ पे क्या रूल्स हैं? नहीं, क्या इसको मकामी आबादी ओन? ये बड़ा अच्छा बात है। सो एक सऊदी शहरी को पता चला कि ज़मीन तो बहुत सस्ती और तामीराती लागत बहुत ज़्यादा है, तो उसने अपनी 3 शराइत रखी कि मैं इस मस्जिद की फंडिंग करूंगा। उसकी 3 शर्तें, पहली कि मस्जिद तमाम तरह की फ़िकों के लिए खुली रहेगी। नंबर 2 कि ये मस्जिद सेल्फ सस्टेन करेगी, अपने अखराजात खुद उठाएगी। अच्छा। नंबर 3 कि पहली अजान इधर मैं दूंगा। सो ये तीनों शराइत मान ली गई। उस शराइत को मानने के बाद प्री फैब्रिकेटेड मॉस्क, इसमें तमाम फिको वाली बात लगी मुझे, सबसे जो आए अल्लाह के हुजूर पेश हो, नमाज पढ़े और जाए, और दरवाजे सब पर खुले। और फिर प्री फैब्रिकेटेड मस्जिद को तैयार करवाया गया और फिर इस तैयार करवाने के बाद इस मस्जिद को ट्रैवल कराया गया। तो इसको मिडनाइट सन मॉस्क का भी इसीलिए कहा जाता है कि ये फ़कत उस इलाके में है जहाँ सूरज कभी डूबता नहीं है, मगर उसकी दूसरी वजह एक सिंबॉलिक है कि इस मस्जिद ने भी ना डूबने की एक मिसाल का। अच्छा, जहाँ पे इस मस्जिद की हम इतनी खूबियों की बात करें, वहाँ पे एक मॉडल मस्जिद को भी इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अपनी तर्ज की वाहिद ऐसी मस्जिद है जो ऐसी सिचुएशन में सस्टेन करी है। फिर आपने जैसे कि कहा कि खुद चल के आई है, तो क्या इस मॉडल फिर इस इलाके में, क्योंकि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, मजीद मसाजिद भी बनाई गई हैं, ऐसा ख्याल रहा या ये वाहिद ही है? ये वाहिद ही है, बल्कि क्योंकि मैंने ये बात कहनी थी कि आर्कटिक सर्कल की वाहिद मस्जिद है, तो आई रियली हैड टू सर्च। इसके अलावा जो दूसरी बहुत ठंडे इलाके की है जहाँ पे सूरज नहीं डूबता, वो नॉर्वे में जाके है। तो अच्छा खुरम, इस तरह के हालात जहाँ पर बहुत सख्त ठंड बहुत ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है या फिर 6 महीने रात 6 महीने दिन वाली बात यहाँ पर है, तो यहाँ पर फिर इबादत के अंदर कोई गुंजाइश दी गई है कि हम जिस तरह से इबादत करते हैं एक नॉर्मल हालात में रहते हुए, वहाँ के डिफरेंट हालात हैं, तो कोई गुंजाइश मिल जाती है लोगों को इबादत करने के लिए इस्लाम के अंदर? मेरा ख्याल है कि जब आप इस मस्जिद को कवर करते हैं तो यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ कई चैनल्स ने कवर किए और मुख्तलिफ लोगों ने यही फ़िक्री राय भेजी कि मज़हब अजियत का नाम नहीं है, मज़हब आजमाइश में ख़ुद पढ़ने का नाम नहीं है, मज़हब पूरे का पूरा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती और जबर नहीं है, तो आसानी का नाम है। लेकिन जो आपने बात फरमाई कि इस मस्जिद की क्यों जरूरत पड़ी कि लोग घर से निकले और -40 में आके पढ़े, उसकी वजह थी एक कम्युनिटी डेवलप करनी थी, एक समाज नहीं बन पा रहा था कि लोग टूटे अपने घरों में रहते, नहीं हो पा रही थी रिप्रेजेंटेशन। और कम से कम इस मस्जिद को आबाद करना भी तो एक मकसद है। ये भी तो बहुत बड़ी नहीं कि भाई उन सर्कमस्टांसेस में जो मदद करते हैं क्या दर्जा होगा उनका, और हम जो इतने आराम के साथ और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रह के भी नहीं करते, तो फिर हम अपना हिसाब खुद ही लगा लें कि क्या सूरत हाल है। एक बस छोटी सी बात कि ये इतनी स्पेशल मस्जिद है कि इसके ऊपर एक अभी किताब मुरतब की गई और बच्चों की किताब है, तो जो जल्दी से गूगल करना चाहे जर्नी ऑफ मिडनाइट सन,
तो ये जर्नी ऑफ मिडनाइट सन। ओके, कैसे ये मस्जिद बनी, कैसे ये चली, कैसे इसने पानी itself is very interesting. Thank you very much for your information that you bring for us. Thank you very much for watching with us. Dr. खुर्रम इलाही हमारे साथ मौजूद थे। The Midnight Sun सर्च कीजिए, you'll find more interesting facts about it. हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरीज़। और आज इस सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सुन्नत के बारे में जो न सिर्फ रूहानी बल्कि तिब्बी लिहाज से भी इंतहाई अहम है। हम बात कर रहे हैं हिजामा की, जो कि कहा जाता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहें, अगर ये प्रोसेस, ये ट्रीटमेंट करवाते रहें तो ना सिर्फ आपका खून साफ़ होता है बल्कि इसके साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। बहुत ही मौसर और कदीम तरीका इलाज इसको गर्दाना जाता है। अब इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं, किस तरह से करवाना चाहिए, कितने अरसे बाद करवाना चाहिए, उसके लिए कौन है हमारे बिल्कुल मेरे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, आगा अब्दुल गफ्फार साहब। जिस्म से फासिद खून को निकाल कर बीमारियों का इलाज होता है। हमने सिर्फ इसको तस्वीरों में आगा साहब देखा है होते हुए ना, और मेरी तो ख्वाहिश रही, हसरत रही, क्योंकि मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ को, जैसे आई रिमेंबर बॉक्सर आमिर खान की एक दफ़ा पिक्चर्स उन्होंने शेयर की, वो करवा रहे थे, तो मुझे उस वक्त बड़ा शौक पैदा हुआ कि इसका मतलब है मुअस्सर ही होगा। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए, है क्या एक्चुअली, अमल क्या है और कैसे ये मुफीद है? जो दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसमें दो इलाज आम तौर पे किए जाते थे। या किसी मकाम पर दाग लगाया जाता था जलाकर, अच्छा, और दूसरा इलाज था पचने लगवाना या गंदे खून को, फासिद खून को निकाल देना। ठीक। अब फासिद खून को निकाल देने के दो तीन जरिए हो सकते हैं। पहला जरिया उसे सींगियाँ खिंचवाना, यानी जिस तरह सींग होते हैं बकरी के, इस सींग का कोने में ज़रा सा सुराख करके उसको खाली करके और वो जिस जगह पर कट लगाया जाए वहाँ पर डालकर हल्का सा खींचा जाए, अच्छा, वहाँ से खून निकाला जाए। एक सींगियाँ खिंचवाना। लेकिन इसकी जदीद तरीन शक्ल जो है वो हिजामा है, जो आजकल है। अच्छा। पहली बात तो ये कि हिजामा की हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर दी गई और फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह अपनी उम्मत से कहें कि वह हिजामा करवाएं। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा तोहफा है। अल्लाह अकबर। तो एक तो हिजामा की मुख्तलिफ अशकाल पहले से मौजूद हैं, ठीक है, और अगर मैं चीनी साइंस का मुताला करता हूँ जो 5000 साल पुरानी है, वहाँ पर भी जो एक्वापंक्चर और एक्वाप्रेशर है, एक्चुअली वो यही है। इस्लाम से पहले भी, इस्लाम से पहले भी इलाज है, ये बिल्कुल था। ठीक। तो अब जो है इसकी जदीद शक्ल आ गई। ठीक हो गया। अब है क्या, किसी भी मकाम पर जहाँ पर एक मुआलिज ये महसूस करता है कि यहाँ पर हमारे जिस्म की टॉक्सिन्स को मैं जमा कर सकता हूँ, ओके, वहाँ वो स्क्वीज करता है और वहाँ पर वैक्यूम पैदा करता है ताकि करीब की जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो एक जगह पर जमा हो जाएं। ठीक है। और जब जमा हो जाते हैं तो वो हल्के हल्के से कट लगा के उस पूरे ब्लड को, जहाँ पर गंदा खून जमा हो गया है, टॉक्सिन जमा हो गए हैं, उसको वो निकाल देता है। इस अमल का नाम हिजामा है। ये भी मुआलिज की हिदायत के मुताबिक ही करवाना चाहिए या फिर खुद भी आप जाकर कहीं पर करवा सकते हैं? देखिए, बुनियादी आपको महसूस हो कि आपको करवाना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मुझसे अगर आप पूछें तो मैं कहूँगा हर मुसलमान को हुक्म पर अमल की खातिर दिन में ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर कराना चाहिए हिजामा। अच्छा। हिजामा का मुकाम तकरीबन T3 पर है, थोरेसिक्स 3 पर, यानी जो हमारी पीठ का मोहरा है, गर्दन का नहीं, गर्दन के बाद जो पीठ के 12 मोहरे हैं उसमें जो तीसरा मोहरा है ये है असल मकाम। यहाँ पर पहले स्क्वीज करके तमाम फासिद मादों को, टॉक्सिन्स को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद कट लगाकर यहाँ से निकाल दिया जाए। और ये इकट्ठा करने का जो प्रोसीजर है या इस बात का तयन करने का कि फासिद मादे यहाँ पे हैं, ये किसी इससे पहले कोई आजकल के जदीद दौर में कोई एक्सरे रिक्वायर्ड है या इट्स जस्ट योर एक्सपीरियंस दैट वुड लीड यू कि आपने कैसे करना है? एक्सपीरियंस। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब हम टॉक्सिन्स को एक जगह जमा करते हैं तो साइंसी बुनियादों पर जो T3 है, ये T3 वो जगह है जहां पर, क्योंकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में जो लिक्विड जमा होता है, जो दिमाग से जाने वाली हर रग में मौजूद होता है, वो वहां मौजूद होता है, और जो टॉक्सिन जमा होते हैं वो उसी जगह पर जमा होते हैं। तो लिहाजा वहां से टॉक्सिन्स को सबसे पहले निकालना इंतहाई जरूरी है। तकलीफ दे अमल है ये?
ये कट लगाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कट कितनी आहिस्तगी से लगा सकता है। अच्छा, जो कट्स हैं वो कितना शार्प नाइफ से लगा रहा है। इसमें बहुत आसानी से हो जाता है, 3-4 कट लगते हैं और बहुत आसानी से ये अच्छा, कट के बगैर भी अक्सर लोग कर रहे होते हैं ड्राई कपिंग, इसको ड्राई कपिंग। मैंने उसके पहले वो ड्राई कपिंग करेगा, ओके, और अपने टॉक्सिन्स को एक जगह इकट्ठा करेगा। उसके बाद 2 या 3 ड्राई कपिंग के बाद फिर वो कट लगाएगा, इससे कि उसको ये यकीन होगा कि टॉक्सिन उसने एक जगह जमा कर लिए। अच्छा, हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर हिजामा के मुकाबले में कोई अमल है जो मॉडर्न साइंस जिसको रिकमेंड करती है कि अपनी तर्ज का वाहिद अमल ही है और इस्लामिकली और हिस्टोरिकली हमारे सामने? अगर मेरी बात तवील ना हो जाए तो अर्ज करूं कि जब अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात शुरू होने की तदरी चुनलाई के दौर में, तो चुनलाई ने शर्त लगाई थी कि जब तक कि ये एक्वा पंक्चर और एक्वा प्रेशर को यूरोप तस्लीम नहीं करेगा, मेरे पास कोई मगरिब का बंदा नहीं आ सकता। अच्छा, तो तारीखी हवाला मैं दे रहा हूँ कि जो वजीर खारजा से हेनरी किसिंजर हैसियत थी उनके लिए, हेनरी किसिंजर जब गए तो वो पाकिस्तान से ही गए थे, और वो दुनिया को शायद याद होगा कि नथिया गली में उनका नंबर 2 जो है वो टहलता रहा था 6 दिन तक, और वो तारीख बताती है कि हेनरी किसिंजर जो है वो चुनलाई के पास थे। तो चुनलाई की पहली शर्त थी कि यूरोप तस्लीम करे। चुनाचे यूरोप ने 1971 में एक्वापंक्चर और एक्वाप्रेशर को तस्लीम किया, और यही वो हैसियत थी जो हजामा की हैसियत है। ओके, देखिए ना, एक्वापंक्चर में, एक्वाप्रेशर में या तो हम उस नर्व को में सुई डालते हैं जिस नर्व की डैमेजेस की वजह से मसाइल पैदा हो रहे थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा इल्म जो है आज का नहीं, 5000 साल पुराना। और लेकिन अब हम वेस्ट में देख रहे हैं कि वेस्ट में बहुत फेमस होता जा रहा है। वजह उसकी ये है कि आम तौर पर जो हम लोग इलाज करते हैं उस इलाज में इस्लाह की जो है वो गुंजाइश बड़ी कम है। हम सिर्फ अलामतों का इलाज करते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द की दवा ले लो, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये ले लो। हमने इंसान को केमिकल का पुतला बना दिया है। दर्द क्यों हो रहा है ये नहीं देख रहे, वो नहीं बात, ये मर्द ठीक हो रहा नहीं हो रहा नहीं पता। क्विकली साहब, क्या क्या फवायदे हैं? जामा करा लिया, इसके क्या क्या फवायदे, मोटी मोटी कुछ बातें? सबसे बुनियादी बात ये कि हमारे जिस्म के जिस हिस्से में टॉक्सिन्स मौजूद हैं और उसकी वजह से हमारी न्यूरो ट्रांसमिशन में, हमारे आसाबी निज़ाम में फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ पर हजामा करके वहाँ के टॉक्सिन्स को निकाल देने से वहाँ की न्यूरो ट्रांसमिशन बेहतर होती है, और जब न्यूरो ट्रांसमिशन बेहतर होती है तो दुनिया का हर मर्ज ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि फ्री रेडिकल्स को अगर आप इस तरह निकाल दें तो इसका मतलब है कि आप एंटी कैंसर अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, इतना मुफीद और मुअस्सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने साहब मौजू की तरफ तवज्जो भी दिलाई, बहुत इन्फॉर्मेटिव मालूमात थी। आई बिलीव आयशा, हम यूजुअली तस्करा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन पे बात हो तो बहुत सारा इल्म बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स, और अफादियत का जिस तरह से जिक्र कर दिया आपने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब सोच रही हूँ कि करवा ही लेना चाहिए हिजामा। बहरहाल जी, एक और सिलसिला जो हमने शुरू किया है अपनी ट्रांसमिशन के अंदर, वो ये है कि हम आपको कराची लेकर जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर कहाँ कहाँ इफ्तार हो रहा है, बगैर टिकट के लेके जाते हैं, बगैर टिकट के लेके जाते हैं। आपको एक ना सैर करवाए थे, एरियल सैर आप या विजुअल सैर आप कह सकते हैं, वर्चुअल सैर आप कह सकते हैं। अच्छा, रेहान अहमद भाई जो है ना, वो आज मौजूद है एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट के ऊपर, और उसकी कुछ झलकियां मैंने देखी हैं। क्या ही खाने मुझे वहाँ पर नजर आ रहे हैं, रश भी बहुत ज़्यादा है। तो रेहान भाई की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो आज कहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं। जी, वैसे तो लाहौर वालों के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े जिंदा दिल होते हैं, जिंदगी को एंजॉय करने के मामले में, खानों के मामले में, लेकिन कराची वाले भी कुछ कम जिंदा दिल नहीं है। अच्छा इफ्तार डिनर एंजॉय करने के लिए कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते हैं वो, जैसे कि खैबान बुखारी के इस रूफ टॉप रेस्टोरेंट के ऊपर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इफ्तार में कुछ वक्त बाकी है। हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो ओपन एयर में इफ्तार कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस उनका कैसा है। आइए। ये बताइए कि इतने ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में आप मौजूद हैं, कैसा फील कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और मैं इनफैक्ट प्रेफर करता हूँ एक ओपन एयर एनवायरनमेंट, और ख़ास तौर पे रूफ टॉप्स पे, तो उसकी तो वाइब भी काफ़ी डिफरेंट होती है। बहुत बेहतरीन लग रहा है, और मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ जो लगी है वो यहाँ का एक तो एम्बियंस बेहतरीन है। यूजुअली आप बफेज में जाएँ तो वहाँ पे समोसे पकौड़े इन पर ज़्यादा जोर होता है, बिरयानी। इधर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि थोड़ा इन्होंने बाहर मुल्कों का टच बहुत दिया, स्टेक्स वाले आइटम्स, बीफ बर्गर, स्लाइडर्स, ये चीज़ें मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी। इस खूबसूरत रेस्टोरेंट की
ओनर जो है मिसेस जेब, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है ओपन एयर रेस्टोरेंट का, ये कहाँ से आया। जी, मेरा ये आइडिया था, तो हमने चाहा कि प्रीमियम क्वालिटी पे हम अच्छा जो है फूड रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बहुत नाइस है, आप यहाँ पब्लिक से पूछ सकते हैं सब कुछ, लेकिन माशाल्लाह ओवरऑल सब बहुत अच्छा है। हर रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश होती है कोई ना कोई, आपकी सिग्नेचर डिश जो है वो क्या है? अल्फ्रेडो पास्ता, पार्मेसन चिकन और ग्रिल चिकन। ग्रिल चिकन तो माय फेवरेट विद राइस, सिंबॉलिक राइस। सारा दिन अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखकर जब शाम में खजूर मुंह में रखी जाती है तो दिल तशक्कुर के जज्बात से भर जाता है। ऐसे में अगर मंजर भी शानदार हो तो क्या ही बात है। हम सबको रमजान की खुशियां मुबारक हों। जी, आपने देखा रेहान भाई किस तरह से एंजॉय करें। वैसे तो मैं ऑनेस्टली जेलस होना शुरू हो गई हूँ। रेहान भाई हर रोज नई नई जगह पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक तो हमें बता भी रहे हैं, मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या? क्या कि कराची के अंदर वो नई चीजें एक्सप्लोर करें, क्योंकि कराची का हम जो कराची से बाहर वाले हैं ना, बड़ा रशी सा और मैसी का एक इमेज आता है ना इफ्तार के वक्त खास तौर पे, लेकिन इतनी काम सी जगह और साफ सुथरी और समंदर की हवाएं, बड़ा कितना है, उसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर रंग आपको नजर आएगा और वो रंग लाने के लिए ही रेहान भाई को हमने कराची भेजा हुआ ताकि आपको दिखा सके। बहुत शुक्रिया रेहान भाई का वंस अगेन। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के अंदर जो है इफ्तार का वक्त हो चुका होगा, अज़ान मगरिब हो चुकी होगी, आप लोग इफ्तार कीजिएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। कराची इसके मज़ाफ़ात में जो अज़ान मगरिब है वो हो चुकी है, इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 16 रोज़े तकमील हुई, उनकी मुकम्मल हुए। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रोज़े का जो हकीकी मकसद है वो समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नात का सिलसिला है और आज एक और खूबसूरत आवाज़, नई आवाज़ आपके सामने रखते हैं। सबरीना बुखारी साहिबा हैं जिन्होंने हमें अपनी नात भेजी है रावलपिंडी से और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। बाकी फ़ैसला आप सुन के कीजिएगा, सुनिए। मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान, मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, जैसा कि मैंने कहा, और अंदाज़ भी सबरीना का। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे इस सिलसिले का हिस्सा बनिए तो मुसलसल हम आपको कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे इंशाअल्लाह आगे भी। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर अपनी वीडियो बनाइए 2-2.5 मिनट की, हमें भेज दीजिए, हम इंशाअल्लाह इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम मुंतज़िर हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है तो हम हर रोज़ बात करते हैं मौलाना इमरान बशीर से कि कैसे हम अपनी इबादत को बेहतर कर सकते हैं। और 16 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से ज़रा आज बात कर लेते हैं कि आज रोज़ा जो है ना वो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नहीं बल्कि बातनी इस्लाह का भी महीना है। यह हमें सिखाता है कि ना सिर्फ आपने अपनी ज़बान पर काबू रखना है, आँखों और कानों की हिफाजत करनी है, बल्कि दिल को भी हर मनफी सोच से पाक करना है। दिल का रोज़ा रखना इंसान के रवैये, अल्फाज और नीयत में खैर व बरकत पैदा करता है। आज हम अल्लामा इमरान बशीर साहब के साथ इसी मौजू पर ज़रा बात करते हैं कि कैसे रमज़ान में अपने आज़ा कर सकते हैं। रोज़ा जो आप कहते हैं ना, एक पूरी प्रैक्टिस है ना, एक पूरा प्रोसीजर है जिसको पूरा महीना हमने लेके चलना है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि रोज़ा सिर्फ 1 महीने नहीं होता, रेस्ट 11 मंथ्स भी होता है, तो ये वही प्रैक्टिस है जो काम आती है। ये ट्रेनिंग है, बाकी महीनों में इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। तो वो कैसे अपने आप को हम ट्रेन ऐसा कर लें कि बाकी के 11 महीने भी हम अच्छे तरीके से गुजार सके। मौलाना इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, बगैर किसी
किसी तवक्कुफ के। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। ये आंखों की हिफाजत का तस्करा किया आयशा ने, आंखों और कानों की। सबसे पहले मैं इस हवाले से आपसे बात कर लेता हूँ, ये आंखों की हिफाजत की रोज़े की हालत में क्या अहमियत है, और अगर मैं रूहानी पाकीज़गी का जिक्र करूँ तो उसके लिए क्या ये बुनियाद है, क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर आँखों की हिफाजत, ख़ास तौर पर हदीस पाक में आता है, बल्कि इस हदीस में तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम आज़ा के बारे में फ़रमाया कि इज़ा सुम तफल यसुम समाक, जब रोज़ा रखो ना तो फिर समात का भी रोज़ा रखो। फल यसुम समाक, समात कहते हैं कानों को, कि इससे कोई गलत चीज़ सुनो ना, इसका भी रोज़ा रखो। वबसरक, और अपनी बसीरत का, बसारत का, अपनी बसारत का भी रोज़ा रखो, अपने देखने का भी रोज़ा रखो कि तुमने गलत नहीं देखना। क्यों? याअलम खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह जानता है कि तुम गलत देख रहे हो। ख़यानत अयुन, ख़यानत आँख को अल्लाह जानता है। अपनी तन्हाइयों को पाक करो, अपनी तन्हाइयों को। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये तो देखा है कि ग़ुलाम अपने आकाओं से प्यार करते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा देख रहे हैं कि आका अपने ग़ुलामों से इतना प्यार कर रहा है। तो आपने फरमाया, मेरे ग़ुलामों में 3 खूबियाँ ऐसी हैं जिस वजह से मैं इनसे प्यार करता हूँ। नंबर 1, ये इल्म में बड़े गहरे हैं। नंबर 2, ये तकल्लुफ़ात से पाक हैं। आज हमें तकल्लुफ़ात ने तबाह कर दिया पकड़ के, तकल्लुफ़ वाली ज़िंदगी से निकलें। गुंजाइश इतनी है, मामले इतने कर रहे हैं। और तीसरी जो जिक्र जो हमारा मौजू चल रहा था कि इनकी तन्हाइयाँ पाक हैं, तन्हाइयाँ पाक हैं। एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ मैं हर दुआ, जो दुआ मांगूँ वो दुआ भी कबूल हो जाए और दिल का सुकून भी नसीब हो जाए। हर शख्स ये चाहता है। तो आपने फरमाया, इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो, अपनी आँख को पाक कर लो, अपनी ज़ुबान को पाक कर लो, अपने देखने को। अब मोबाइल पे स्क्रॉलिंग चल रही है, कोई देख रहा नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। छोटा बच्चा आ जाए तो दाएं बाएं कर लें, कैमरे की आंख देख रही है तो दाएं बाएं कर लें, अल्लाह देख रहा है। इसको सामने रख के जो तरतीब बनाएगा अपनी, अल्लाह उसको रोज़े की रूहानियत नसीब फरमाएगा और उसको पता लगेगा कि वाकई मैंने रोज़ा रखा। अच्छा मौलाना, दिल का रोज़ा रखना, इसका हकीकी मफहूम क्या है, इसको ज़रा समझाइए। और इससे इंसान की सोच और रवैये में भी क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं? दिल का रोज़ा रखना और इंसान की ज़िंदगी में से क्या तब्दीली आती है? हदीस पाक में आता है कि ला तजाल यौम सौमिक व यौम फितरिक सवा, कि रोज़े के दिन और गैर रोज़े वाले दिन, यानी रमज़ान और रमज़ान के अलावा, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, कुछ फ़र्क होना चाहिए। बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि इज़ा अस्बहा दुकुम यौमन साइमन, जब तुम रोज़े की हालत में हो ना, तो फ़ला यरफुस वला यफसुक, तो हर किस्म के फ़िस्को फजूर और लड़ाई झगड़े से और बेहयाई से बचना। वला यजाल फ़इन इम्रुउन शातमहु औ क़ातला फ़लयक़ुल इन्नी साइमुन, और अगर आके कोई झगड़ा करे ना तो इसको ये वाज़े करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाईजान मैं रोज़े से हूँ, थोड़ा सा ख्याल रखें, मैं रोज़े से हूँ, थोड़ा सा ख्याल रखें। तो आगे से उसका बदला ना दे, बल्कि अपने आप को एक तरफ कर लें। अगर एक नादानी कर रहा है तो दूसरा भी नादानी करे तो फ़र्क क्या रहेगा? इसलिए हदीस पाक में आता है कि यौम सौमिक व यौम फितरिक, रोज़ा और इफ्तार वाले जो आम रूटीन के दिन होते हैं ये एक जैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि इनमें फ़र्क होना चाहिए। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो फल यसुम समाक व बसरक व लिसानक अनिल किज़्ब, अपनी हर जिस्म के हर अज़ा का रोज़ा रखो। और ख़ास तौर पे फरमाया वदा अज़ल जार, तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। आज हम इस चीज़ का आम तौर पर ख्याल नहीं रख रहे। हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन सबसे पहला जो मुकदमा उठाया जाना है, अव्वलुल खस्मैनी यौमल क़ियामती जारान, तो वो 2 पड़ोसियों का उठाया जाना है कि इस पड़ोसी ने इस पड़ोसी के साथ क्या सलूक किया था। और पड़ोसी किसे कहते हैं? जो इकट्ठे काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर हम न्यूज़ के नेटवर्क में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जो कुलीग काम कर रहे हैं हम पड़ोसी हैं। और हदीस पाक में यहाँ तक आता है हम बाहर ऑटो पे बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हम आपस में पड़ोसी बन गए।
हदीस पाक के अल्फाज है कि मन आज़ा जा रहू फ़क़द आज़ानी, जिसने पड़ोसी को अजियत दी उसने पड़ोसी को नहीं, उसने आका करीम अलैहिस्सलाम को दुख पहुँचाया। और जिसने पड़ोसी को मोहब्बत, प्यार, अपनायत, इकराम किया, उसने ऐसे है जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम को खुशी पहुँचाई, राहत पहुँचाई, उनका इकराम किया। रमज़ान के हवाले से ही चूँकि तस्करा है, अपने आज़ा की तरबियत एक बड़ा अहम मामला है, ताकीद भी है इस हवाले से। कैसे की जाए अपने आज़ा की तरबियत, ताकि जो इबादत का असर है वो एहसास रमज़ान के बाद भी जो हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, रमज़ान के अंदर हम इस पे इतनी प्रैक्टिस करें कि ज़ुबान को हमने ठीक लेके चलना है, आँखों को ठीक लेके चलना है, कानों को ठीक लेके चलना है। इसके ऊपर मैं एक बड़ी खूबसूरत बात अर्ज़ करूँगा। रोज़ा रखते हैं, इफ्तार का वक्त होता है तो कितनी खुशी की कैफियत होती है कि हम ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं। फरमाया जब हम दुनिया में रहते हुए हराम से बचने का रोज़ा रखेंगे, हराम की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन हुजूर के दस्तरखान पे बैठे होंगे, फिर पता लगेगा कि इफ्तारी किसे कहते हैं। तो हमारे रमज़ान में ये कैफियत चलनी चाहिए कि रमज़ान के अंदर हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करें। जैसे नमाज के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि असल नमाज सलाम फिरने के बाद शुरू होती है, ऐसे ही असल रोज़ा जब हम रमज़ान मुकम्मल कर लें तो रमज़ान की बकिया 11 महीने हम इतना पेट्रोल इस रूहानी गाड़ी में डलवा लें कि बकिया 11 महीने भी इस पेट्रोल से हमारी गाड़ियाँ चलती रहें और रब की रहमत और रब की बरकतों को लूटते रहें। और अगर इधर से रमज़ान मुकम्मल हुआ, चांद रात आई, जिसको हम चांद रात कहते हैं, वो इनाम की रात, लैलतुल जायज़ा के अल्फाज हैं कि इनाम की रात है, और उसमें जितना पूरे महीने में रब की रहमतें उतनी आखिरी इफ्तारी के वक़्त उतनी उतरती हैं, और उस रात में रब की इतनी रहमतें, और उमूमन हम उसको जाके चांद रात का नाम लेकर अपने जो वहाँ चांद निकलना है रहमतों बरकतों वाला जन्नत में हमारा, उसको ज़ाया कर देते। तो इसलिए इसको हम सामने रख के जब रोज़े गुजारेंगे और रोज़े रखेंगे कि मैं खाली इस एक महीने में ये प्रैक्टिस नहीं, बल्कि अल्लाह ये चाहते हैं ये प्रैक्टिस करवा के, जैसे 24 घंटे में 24 मिनट नमाज़ पढ़ते हैं, बकिया 24 घंटे हम इसी प्रैक्टिस पे चलें। ऐसे 11 महीनों में एक महीना ये प्रैक्टिस करवा के बकिया 11 महीने जो इस तरतीब से चलेगा, उसको असल में रमज़ान की रूहानियत नसीब होगी। बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान बशीर, हर रोज़ की तरह आज भी हमारी रहनुमाई किया। स्पेशली ये जो बात की जाती है ना कि रोज़ा सिर्फ भूख का नहीं होता, या भूखे रहना सिर्फ रोज़ा नहीं होता, फ़ाक़ा जो है अल्लाह ताला को आपके फ़ाक़े नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आपके तमाम आज़ा जो हैं उनका भी रोज़ा होता है। आपने अपनी आँखों की भी एहतियात करनी है, आपने अपने कानों को भी महफूज रखना है, अपने दिल को किस तरह से आप महफूज रख सकते हैं। अगेन फिर ये बात करेंगे कि ये ट्रेनिंग है ताकि इम्प्लीमेंटेशन बाकी के 11 महीने होती रहे। अच्छा जी, अब ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम, लेकिन जाने से पहले ज़रा कुछ हम खुशबुओं की बात कर लेते हैं। खुशबू लगाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अच्छी खुशबू कहाँ से मिले, स्पेशली इस तरह की खुशबू, ऊद हो गया, इत्र हो गया, या फिर बखूर जो है ना, उसके बारे में कहा जाता है, बड़ा कदीमी, जिसका अभी हमने मस्जिदुल हराम के हवाले से इसका तस्करा बिल्कुल शुरू में भी किया था। आपको पता है अब यहाँ पर बासानी अवेलेबल है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए टू नो दिस। पाकिस्तान के शहरों में भी अवेलेबल है, और इस पर रिपोर्ट की है सबा बजीर ने, आपको दिखाते हैं। खुशबू एक खुशगवार एहसास, जहन को भी सुकून मिलता है। इतर के साथ साथ पाकिस्तान में अब बखूर की खुशबू भी मकबूल होने लगी। इस्लामाबाद में मसाजिद के साथ साथ कई रेस्टोरेंट्स और घरों में खूबसूरत और दीदाज़ेब बखूरदान नजर आने लगे। माह रमजान में बखूरदान का इस्तेमाल बढ़ जाता है, उसकी खुशबू भी देर पा रहती है। वैसे बखूर जो इस्तेमाल होता है वुड में होता है, उसकी ड्राई वुड होती है, उसकी खुशबू एक्चुअली नहीं आती, क्योंकि वो जब प्रॉपर जलती है उसके बाद तभी उसकी खुशबू आती है। पाकिस्तान में अभी ये कि इसका ट्रेंड अच्छा चल गया, रमज़ान में खासतौर पे मस्जिद में और घरों में इस्तेमाल होता है। खुशबू के दिलदादा अफराद को बखूर की खुशबू खूब भाती है, कहते हैं कि इसकी खुशबू ही अलग है। बखूर बहुत लाइक किया जाता है, और इसकी जो वुड होती है उसकी फ्रेगनेंस सभी बहुत लाइक करते हैं। ऐसे तो यह है कि रमज़ान चल रहा है, खुशबू तो यूज़ करनी चाहिए, लेकिन जो बखूर है ना, इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑफिस में, होम में, कहीं भी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है इसकी खुशबू। कदीम ज़माने में बखूर का इस्तेमाल कोयले की मदद से किया जाता था। वक्त बदला, जिद्दत आई तो बाजार में मुख्तलिफ डिजाइन के बिजली पर चलने वाले बखूरदान भी मिलने लगे। अरब की रिवायत बखूर जो पाकिस्तान में भी काफ़ी मकबूल है, जिसकी खुशबू से जहाँ माहौल मुअत्तर होता है वहाँ जहन को भी सुकून मिलता है।
कैमरामैन हारून नसीर के साथ सबा बजीर, हम न्यूज़ इस्लामाबाद। जबरदस्त। एक तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी साफ सुथरी दुकान मजे की, और वो सारा एसेंस जो है ना खुशबू का वो फील हो रहा था। वैसे ही रमजान है, हाँ वैसे ही रमजान है। सो इट वाज अ गुड रिपोर्ट सबा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस बारे में आगाह किया। सो इसी नोट के ऊपर जी प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म को पहुंचता है। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हम आपको मुतमईन कर पाए विद द कंटेंट दैट वी ब्रिंग फॉर यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताइए, इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी हमें बताइए, नहीं लगा तो फिर भी बताइए, हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें बताइए। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।